A very good evening, students. This is a quick revision of the lecture of the chapter Human Reproduction. Human Reproduction. अब हम इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज़ करने के लिए ये क्विक रिवीजन लेक्चर बना रहे हैं. जब भी आपको चैप्टर को रिवाइज़ करना हो, सो व्हाट यू कैन डू इज़ पुट दिस ऑन अ हाई स्पीड एंड फाइनली रिवाइज दिस चैप्टर. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर हम चैप्टर बात करें, जो कि हमारी 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर बनता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं हाउ ह्यूमंस, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमंस में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो डिप्लॉइड सेल्स हैं दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट्स, जो कि गैमीट्स आगे जाके एक मेल से गैमीट आता है, एक फीमेल से गैमीट आता है, एंड ये फ्यूज़ कर जाते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट विच गिव्स अस अ डिप्लॉइड जाइगोट, जो कि हमारा आगे जाके बेबी में ट्रांसफॉर्म होता है, आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म देता है. सो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब कि ये जो होते हैं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कवरिंग विच इज़ एन एग. ठीक है, तो जो ओवीपेरस होते हैं दे आर बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल, वो एग्स को ले करते हैं, एंड जो ह्यूमंस होते हैं दे आर विविपेरस, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का, उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक तो हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें क्या होता है एक्चुअल में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल द टेस्टिस और द ओवरी, ये हमारे होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जहाँ पे एक्चुअल में हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो बन रहे होते हैं, जो कि हमारे डिप्लॉइड सेल्स या हमारे हैप्लॉइड सेल्स बन रहे होते हैं. तो गमीटोजेनेसिस हो जाती है, साइट फॉर गैमेट फॉर्मेशन होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. एंड देन दूसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि उस सब जो हमारी रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी है, इंसेमिनेशन है, उसमें एड करता है, उसमें हेल्प कर देता है. दैट इज़ अवर एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज़ इन्वॉल्व इन कॉप्यूलेशन या फिर इंसेमिनेशन या फिर द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द सेक्शुअल एक्टिविटी. और इसमें क्या क्या होता है, नाउ वी शुड ऑल्सो नो कि इनके साथ साथ में और क्या क्या होता है. एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो जिनका काम क्या होता है. डक्ट्स का मतलब होता है कि जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करे, ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर, और ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पे फॉर्मेशन होती है ऑफ न्यू हार्मोन्स या चीज़ों की, ठीक है, सब्सटेंसेस की. तो ये क्या करते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमको ओवरी से जो एग निकलेगा, जो हमारा गैमेट निकलेगा, उसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो यहाँ तक जो भी चीज़ें हेल्प करेंगी दे विल बी एक्सेसरी डक्ट्स, और उनमें जो अपनी सिक्रीशंस देंगे दे विल बी एक्सेसरी ग्लैंड्स. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं इन ह्यूमंस. तो मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ पे होता है? इन द पेल्विक रीजन. नाउ ह्यूमंस की अगर हम बॉडी की बात करें, दिस इज़ द फेस. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आता है एक थोरैसिक कैविटी, यहाँ पे आता है एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी भी अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन में होती है, एंड लोअर एब्डोमेन के बिल्कुल नीचे या लोअर एब्डोमेन के एक पार्ट में हमारा आ जाता है पेल्विक रीजन, जहाँ पे हमारे पेल्विक ऑर्गन्स सिचुएटेड होते हैं, जो कि हमारा पेल्विक गर्डल से बनता है, जो कि 3 बोन्स की फ्यूजन से एक बोन बनती है. एंड ये हमारा फाइनली बनाता है एक पेल्विक रीजन, जो कि जिसके नीचे हमारी लेग्स एक्सटेंड होती हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, इसी में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और फीमेल्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फीमेल्स के पेल्विक रीजन में होता है. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? इसमें हमारे पास अगर हम बात करें, सेमिनल प्लाज्मा जो होता है यही हमारी सिक्रीशन होती है. ना सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से आता है? ये होता है एक्सेसरी ग्लैंड्स. ना हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो हमारे पास सेमिनल वेसिकल का एक पेयर होता है, एक हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो पेयर में नहीं होता, एंड एक पेयर हमारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है. और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं वो क्या करती हैं? वो पीनिस को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प कर देती हैं, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करेगा. और इन तीनों की सिक्रीशंस को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है? फ्रक्टोस होता है, कैल्शियम और काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं. नाउ ये मैं एक बार दिखा देती हूँ इन एक्सेसरी ग्लैंड्स को इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो एनसीईआरटी हमको ये वाला डायग्राम देती है. इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं. दीज आर आवर एक्सेसरी ग्लैंड्स. इसमें हमारे पास सेमिनल वेसिकल का एक पेयर है, एक सिंगल प्रोस्टेट है और एक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का पेयर है. ये सेमिनल वेसिकल हमारे पास यहाँ पे ये वाला ग्लैंड है, ये हमारे पास है प्रोस्टेट, जो कि एक ही है बट ये 2 पार्ट्स में दिख रहा है क्योंकि इसके आगे हमारा यूरेथ्रा आ गया, एंड नीचे हमारे पास एक पेयर होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का. सो दीज आर द 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स, और इनकी सिक्रीशंस जो होती हैं दे फॉर्म द सेमिनल प्लाज्मा. देन आती हैं हमारे पास मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स. कौन कौन सी होती हैं? ये होता है हमारा बेसिकली मेल्स में जो
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है हमारा टेस्टिस, दिस इज़ अवर टेस्टिस। नाउ ये टेस्टिस कहाँ होता है, ये एक स्क्रॉटल सैक में होता है जो कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। देयर इज स्क्रॉटम विच इज़ अ पाउच जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 2.5 डिग्रीज कम होता है देन द बॉडीज़ टेम्परेचर, जिसके अंदर एक्चुअल में है जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो बनते हैं। एंड ये जो स्पर्म्स हैं दे आर फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ पे वो स्पर्म्स बनते हैं एंड देन दे आर कैरीड टू वाया द एक्सेसरी डक्ट्स टू द यूरेथ्रा। यहाँ भी क्या कौन कौन से हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में तो हमारे बन जाएंगे स्पर्म्स। देन हमारे पास फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट आती है रेटिटेस्टिस, दिस इज़ द रेटिटेस्टिस, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ द रेटिटेस्टिस। ये देन एक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाती है, देन ये मिलती है इनटू द वासा एफरेंशिया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे मिले इनटू वन वासा एफरेंशिया, ठीक है। देन ये ऐसे ऐसे जा रही हैं, दिस इज़ वासा एफरेंशिया। यहाँ पे जो हमारे पास ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आता है दिस इज़ द एपिडिडाइमस, दिस इज़ द एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस। एंड यहाँ से ये जो एपिडिडाइमस है दिस गोज टू अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज़ देन द वास डेफरेंस, दिस इज़ द वास डेफरेंस। तो ये है हमारी सारी एक्सेसरी डक्ट्स, दीज आर द 4 एक्सेसरी डक्ट्स दैट यू हैव टू लर्न, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड देन वास डेफरेंस। यहाँ से जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, यहाँ से स्पर्म्स निकलते हैं, वहाँ से सेमिनल प्लाज्मा मिलता है एंड मिलके ये हमारा सीमेन बनाता है। तो सीमेन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 थिंग्स, दिस इज द स्पर्म्स एंड द सेमिनल प्लाज्मा। तो जो फ्लूइड होता है वो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं विच इज़ द सेमिनल प्लाज्मा, एंड जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारा कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी एक्सेसरी डक्ट्स हो गई। देन वास डेफरेंस जो होता है, अब वास डेफरेंस जो हमारा बना, ठीक है, एपिडिडाइमस वास डेफरेंस में ओपन हो रहा है, वास डेफरेंस जब जा रहा है ये डक्ट रिसीव करता है फ्रॉम द सेमिनल प्लाज्मा। अब सेमिनल प्लाज्मा एक्सेसरी ग्लैंड है, वो उसमें अपनी सिक्रीशन देगा एंड ये जो सिक्रीशन इसने दे दी उसके बाद ये जो डक्ट बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे वास डेफरेंस जा रहा है, ये वास डेफरेंस जब सेमिनल प्लाज्मा में मिला तो ये वाली जो डक्ट बन गई दिस इज़ द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो अगेन बता देती हूँ, ये हमारा वास डेफरेंस जा रहा है, यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा ने अपनी सिक्रीशंस दी, ठीक है, सेमिनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशंस दी, तो यहाँ से ये जो डक्ट ओपन हुई दिस इज़ द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। जहाँ पे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस मीट हुई टू द वास डेफरेंस, वहाँ पे उस डक्ट को हम बोल देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन किया तो वास डेफरेंस है हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन हमारे पास ये जो बन जाता है दिस इज़ द यूरेथ्रा। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल्स, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमारे पास यूरेथ्रा भी आता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यूरेथ्रा क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करेगा एंड ये एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पीनस, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से किया, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये दिस इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन, ठीक है। तो ये हमारा मेल्स में ये चीज़ होती है कि एक सिंगल ही ओपनिंग होती है, सिंगल पाथवे होता है फॉर बोथ यूरिन एंड फॉर सीमेन, बट फीमेल्स में ये अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से ये ओपन हो रही है एंड दिस एक्सटेंड्स थ्रू आउट द पीनस, दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा है, अरे तो यूरेथ्रा है। नाउ यूरेथ्रा के बाद हमारे पास आता है हमारे पास सेमिनल स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू क्या होता है। नाउ हमारे पास स्पेशल टिश्यू होता है, ये इरेक्शन में हेल्प करता है ऑफ द पीनस फॉर इंसेमिनेशन। तो जब इंसेमिनेशन हो रही होती है तब इरेक्शन ऑफ द पीनस इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि अदरवाइज जो एक्ट है, सेक्शुअल एक्टिविटी का एक्ट है, जो इंसेमिनेशन है वो पूरी नहीं हो पाती। कुछ मेल्स में, काफ़ी मेल्स में देखा गया कि हमारे पास डिसफंक्शन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिसमें इरेक्शन ही नहीं हो पाती पीनस की। वाई, बिकॉज दी स्पेशल टिश्यूज़ आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ये 4 मसल्स का एक्चुअल में सेट होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जम जिसको हम बोल देते हैं बेसिकली। ये जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं अभी दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, दिस स्ट्रक्चर, दिस ग्रीन हाईलाइटेड स्ट्रक्चर दैट आई एम हाईलाइटिंग, रेड कलर से दिखा देती हूँ, दिस कलर, ये वाली जो चीज़ है दिस इज़ आवर स्पेशल टिश्यू, ठीक है। ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है, दिस इज़ अ स्पॉन्जी टिश्यू जो कि एक्चुअल में हेल्प करता है इन द इरेक्शन ऑफ द पीनस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड ग्लांस पीनस, ये क्या होता है, इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पीनस इज कॉल्ड ग्लांस पीनस एंड दिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, सो दिस इज़ अवर, ये जो एनलार्ज एंड है दिस इज़ ग्लांस पीनस एंड ये जो है ये थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैक कलर की दिखाई हुई है, दिस ब्लैक कलर्ड थिंग, दिस इज़ द
फोरस्किन, एंड यहाँ पे जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द यूरेथ्रल मीएटस. सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसकी अगेन लोकेशन इज इन द पेल्विक रीजन, एंड इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स है ना. अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आ जाएगा जो कि हमारा क्या होता है, ओवरी. ना ओवरी के अंदर एग फॉर्मेशन होती है. अब एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी हैं जो कि ओवरी से जो एग सिक्रीट होगा उसको बाहर तक पहुंचाएंगे टुवर्ड्स फर्टिलाइजेशन. तो वो हमारी कौन कौन सी है, सबसे पहले है हमारे पास ओविडक्ट विच इज़ द फेलोपियन ट्यूब. तो ये जो डक्ट है पूरी ये वाली, दिस इज़ द ओविडक्ट. अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है हमारे पास इन्फंडिब्यूलम. दिस पार्ट इज कॉल्ड द इन्फंडिब्यूलम. ये होता है फनल शेप का, ऐसा होता है, और इसकी एंड पे जो होती हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए बोलते हैं. दिस इज फनल शेप्ड एंड इसके ऊपर फिम्ब्रिए होते हैं विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका काम क्या होता है, जैसे ही ओवम सिक्रीट हुआ तो अपनी फिंगर से ओवम को ट्रैप कर लेना. जैसे ही ओवम सिक्रीट हुआ तो ये ऐसे मूव करते रहते हैं एंड दे कैच द ओवम टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब. तो इन्फंडिब्यूलम आया. देन सेकेंड पार्ट इज द एम्प्यूला. एम्प्यूला जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा दैट मीन्स कि वहाँ पे थोड़ी सी एनलार्जमेंट है, थोड़ा सा सूजा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुई चीज़ है. तो एम्प्यूला जो है दिस इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ द हमारी फेलोपियन ट्यूब, एंड यही होती है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में कहाँ पे होती है, एग जो होता है ओवरी से सिक्रीट होकर यहाँ तक आता है. अगर फर्टिलाइजेशन होनी हुई तो स्पर्म्स को जो है ये यहाँ तक आके यहाँ पे ही हमारी फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ेगी. अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हमारा जो एग है वो आगे मूव करेगा टुवर्ड्स द इस्थमस. नाउ इस्थमस क्या है, दिस इज़ अ नैरो रीजन, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, एंड ये इसका ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन होती है अंदर वाली खाली स्पेस. तो अगर मैं किसी भी डक्ट को ले रही हूँ, उसको मैं काट दूंगी ना बीच में से, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक सर्कुलर हमारे पास क्रॉस सेक्शन आ जाएगा. तो उसका अंदर से डायमीटर कितना होता है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमन और द एम्प्टी स्पेस. तो इसका जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, मतलब कि ये पतली होती है, एंड दिस जॉइंस टुवर्ड्स द यूट्रस, दिस जॉइंस द यूट्रस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस्थमस किसको ज्वाइन कर रही है, यूट्रस को. देन सेकेंड हमारे पास आती है एक्सेसरी डक्ट, द यूट्रस और द वूम. दिस इज द यूट्रस या फिर यूट्रस जिसको हम कोख बोल देते हैं, माँ की कोख. तो यूट्रस और द वूम. नाउ दिस इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड, हम देख सकते हैं नाशपति के शेप की होती है. दिस इज द नाशपति, देखा जाए तो दिस इज द नाशपति. तो ये बेसिकली ट्राइंगल शेप्ड का स्ट्रक्चर है, उसको हम इन्वर्टेड कर दें, उसको हम उल्टा कर दें तो हमारे पास ऐसा सा स्ट्रक्चर आएगा. तो दिस इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड, एंड ये पेल्विक वॉल से अटैच कैसे होती है, तो हमने बात की कि ये पेल्विक रीजन में सिचुएटेड है. तो हमारे पास बॉडी ये पेल्विक रीजन है फॉर एग्जाम्पल. तो ये यहाँ से अटैच कैसे होती है, बाय लिगामेंट्स, ठीक है. लिगामेंट किसको अटैच करते हैं, बोन टू बोन, ठीक है. तो ये किसको अटैच करेंगे, द यूट्रस टू द pelvic यूट्रस टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स. LBB मतलब लिगामेंट किसको ज्वाइन करेगा, बोन टू बोन, और TMB टेंडन किसको ज्वाइन करेगा, मसल टू बोन. जस्ट रिमेंबर दैट फॉर फर्दर. नाउ द थर्ड एक्सेसरी डक्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ द विजाइना. विजाइना के थ्रू ओपन होता है, एंड यहाँ पे हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी. यहाँ पे विजाइना जब आ जाएगा, विजाइना कहाँ से ओपन होता है, फ्रॉम द सर्विक्स. सो दिस इज़ द यूट्रस, दिस इज़ द विजाइना, दिस इज़ द विजाइना, दिस इज़ द यूट्रस. ये कैसे ज्वाइन हो रहा है टू ईच अदर, थ्रू अ सर्विक्स. नाउ ये जो है दिस इज़ द रेड कलर्ड पार्ट इज़ द सर्विक्स, एंड ये जो बीच वाली स्पेस है दिस इज़ द सर्वाइकल कैनाल. सर्विक्स के अंदर वाला कैनाल इज़ द सर्वाइकल कैनाल, एंड ये जो सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल है ये वाले, दिस पार्ट दे फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है. दिस फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, जहाँ से एक्चुअल बेबी का बर्थ होगा. क्योंकि फॉर एग्जांपल बेबी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, बेबी यहाँ पे बन रहा है. ये जब डिलीवर हो रहा होगा तो ये कौन कौन सी चीज़ों से पास होगा, टुवर्ड्स द सर्वाइकल कैनाल, एंड देन फाइनली फ्रॉम द बर्थ कैनाल, वेजाइनल कैनाल, जो कि हमारा फॉर्म कर रहा है बर्थ कैनाल, मतलब बेबी का बर्थ होगा. नाउ ये जो हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स हमने कर ली, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमको पता है कौन सा होता है, ओवरी होती है. अब यूट्रस की जो वॉल होती है, अगर हम इस वॉल की बात करें, लेट्स चेंज द कलर. अगर हम बात करें इस वॉल की, नाउ दिस वॉल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है. इसकी 3 लेयर्स होती हैं. एंडोमेट्रियम, एंडो नाम से पता चल रहा है अंदर, एंडो अंदर, मायोमेट्रियम बीच वाली, एंड पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब बाहर वाली साइड. तो पेरीमेट्रियम इज़ द आउटर वन. तो एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये जो होती है ये ल्यूमन को लाइन करती है. ल्यूमन मतलब खाली स्पेस, ठीक है. तो खाली स्पेस को जो लाइन करेगी दैट इज़ द एंडोमेट्रियम. एंड ये जो होती है ये एक ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसमें ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आती हैं, एंड दिस अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. कौन कौन से चेंजेस, बेसिकली जब हमारी मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है तो पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम की जो लेयर है दिस इज़ ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर. इसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, ये ब्लड की बनी होती है.
ब्लड के टिश्यू की, एंड ये जो होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पूरी की पूरी जो लेयर होती है ये शेड हो जाती है। जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब यही जो लेयर है ये बेसिकली इसी में जो बच्चा होता है वो प्लेसेंटा और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बेबी का, वूम्ब जो होती है वो इसको होल्ड करके रखती है। तो अगर तो ये शेड हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर ये शेड नहीं हुआ तो बेबी जब इम्प्लांट हो रहा होता है, जाइगोट जब इम्प्लांट हो रहा होता है हमारी यूट्रस के अंदर, तो वो किस में इम्प्लांट होगा, वो एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर के अंदर इम्प्लांट होगा ताकि वो फर्दर अपनी डेवलपमेंट कर सके। बीच वाली लेयर आती है हमारे पास मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होती है, ये एक थिक लेयर होती है किसकी, स्मूथ मसल्स की। ना स्मूथ मसल्स नाम से पता होना चाहिए, स्मूथ मसल्स मतलब जो खुद से काम कर रही हैं, इतनी स्मूथ है कि खुद से काम कर रही हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारी लंग्स खुद से सांस ले रही हैं, हम हर वक्त तो नहीं कह रहे सांस लो अंदर लो बाहर छोड़ो अंदर लो बाहर छोड़ो, नहीं। हमारा जो हार्ट है वो हर वक्त काम कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कम्पोज ऑफ स्मूथ मसल्स। उसके अंदर कार्डियक मसल्स आती हैं जो हार्ट की स्पेशल टाइप की होती हैं। देन अगेन फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी जो है इसमें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम नहीं भी बैठे, हमारा जो स्टमक हमने खाना खा लिया वो हर वक्त पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है। नाउ दिस मूवमेंट इज़ डन बाय द स्मूथ मसल्स, मतलब कि वो जो मसल्स हैं उनको हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना फंक्शन कर रही हैं। सो दीज आर स्मूथ मसल्स। तो इनके अंदर स्मूथ मसल्स की लेयर होती है ना। स्मूथ मसल्स क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बेबी को अगर डिलीवर करवाना है तो हमको कंट्रैक्शन करवानी पड़ेगी यूट्रस की, हमको कंट्रैक्ट करवाना पड़ेगा ताकि जो बेबी है वो बाहर पुश हो जाए। नाउ दिस स्मूथ मसल की लेयर क्या करती है, कंट्रैक्शंस करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम कौन करता है, स्मूथ मसल्स, तो यही करती हैं। नाउ लास्ट पे हमारे पास आती है आउटर लेयर विच इज़ द पेरीमेट्रियम। नाउ दिस इज एन एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कौन सी लेयर होती है, एक्सटर्नल होती है, पतली लेयर होती है। अब हम फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है मॉन्स प्यूबिस। नाउ होता क्या है, अगर हम फीमेल जेनिटेलिया की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अगर हम बात करें फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ऊपर होता है टिश्यू, फैटी टिश्यू होता है, दिस इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस। नाउ दिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कि प्रोटेक्ट करता है अवर जेनिटल ऑर्गन्स, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। नाउ हेयर का क्या फंक्शन होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, एंड स्किन तो होती है, ठीक है, फैटी टिश्यू की स्किन होती है। देन आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया का मतलब होता है लिप्स, ठीक है। तो मेजोरा मीन्स की बड़े वाले, तो फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, ये होते क्या है, ये टिश्यू के ही फोल्ड्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, मतलब मॉन्स प्यूबिस के नीचे जो हमारे पास फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, दे आर कॉल्ड द लेबिया मेजोरा एंड दे सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। तो हमने बात की थी हमारे पास अगर हम देखें तो दिस इज़ अवर वेजाइनल कैनाल, ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसके आसपास ही हमारे पास क्या होते हैं, लेबिया मेजोरा होता है विच आर द लार्जर लिप्स। तो अगर हम इसको अच्छे से बना लेते हैं तो दिस इज़ द मॉन्स प्यूबिस, दिस इज़ लेबिया मेजोरा। देन इसके अंदर होते हैं पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया माइनोरा। नाउ अगर ये लेबिया मेजोरा हैं तो उनके फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन लेबिया मेजोरा, तो उसके अंदर जो होता है उसके अंदर ये लेबिया माइनोरा सिचुएटेड होता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अंडर द लेबिया मेजोरा। तो यहाँ पे ही होता है, ये थोड़े से छोटे होते हैं देन द लेबिया मेजोरा। देन आती है क्लिटरिस। क्लिटरिस क्या होती है, दिस इज़ एनालोगस ऑर्गन टू पीनस, मतलब बेसिकली इसमें भी बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये बहुत ही स्टिमुलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल्स में। नाउ दिस इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा में है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। नाउ फीमेल्स में जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो थोड़ी सी अलग होती है और वो एक अलग पोजीशन पे होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स में क्या है, एक ही हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग है, उसी में ही हमारे पास क्या है, यूरिन भी आ रहा है और सीमेन भी आ रहा है। सो हमारा जो क्लिटरिस होता है दिस लाइज अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। नाउ कहाँ पे, एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। जंक्शन मतलब कि जहाँ पे कोई चीज़ जुड़ रही हो, तो ये जो हमारे पास दो लेबिया माइनोरा हैं ये कहाँ पे जुड़ रहे हैं, दे ज्वाइन एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्लिटरिस होगा। नाउ हमारे पास जो वेजाइनल ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है, हमारे पास वेजाइनल ओपनिंग ये है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। तो दिस इज़ द वेजाइनल ओपनिंग जहाँ से बेबी डिलीवर होता है, दिस इज़ द यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरिन बाहर आता है, दिस इज़ द क्लिटरिस जहाँ पे बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, एंड दिस इज़ एनालोगस टू पीनस इन मेल्स, ठीक है। एंड क्योंकि इसमें भी इरेक्शन होती है। देन आता है हमारे पास हाइमन क्या होता है। नाउ हाइमन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट part of the debate related to virginity. Now this is a membrane that partially covers the opening of the vagina. Now अगर हमारे पास vagina की opening है तो उसको partially cover करता है hymen. Basically ये पूरा का पूरा ऐसे opening वाला structure नहीं होता, but this is basically
दिस इज़ अ टिश्यू जो कि कवर कर देता है हमारी वजाइनल ओपनिंग को, वो भी पार्शली, कम्प्लीटली नहीं। अब ये जो है अनलाइक जो हमारे सुपरस्टिशंस बिलीव करते हैं, दिस कैन बी टॉर्न, मतलब ये जो टिश्यू है दिस कैन बी टॉर्न बाय अदर एक्टिविटीज़, एथलेटिक एक्टिविटीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एकदम से गिरा बाय सडन झटका, या फिर कोई गिरा हॉर्स राइडिंग जैसी स्पोर्ट्स जो ज़्यादा करते हैं, साइकिलिंग जो करते हैं, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन। नाउ आजकल पीरियड्स में पैड्स के अलावा वेजाइनल टैम्पॉन्स भी बहुत यूज़ होते हैं, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज़, तो उस टाइम पे हाइमन टीयर हो जाता है। नाउ दिस मे और मे नॉट बी टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। कोइटस क्या होता है, हमारा फर्स्ट सेक्शुअल एक्ट जो होता है, दैट इज़ नोन एज कोइटस, फर्स्ट इंटरकोर्स या फर्स्ट जो होता है हमारा इंसेमिनेशन जब हो रही होती है। एंड दिस मे और मे नॉट बी टॉर्न, हो सकता है ये टीयर हो सकता है ना भी टीयर हो ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, सो इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी या फिर सेक्शुअल एक्सपीरियंस। तो अभी इसकी प्रेजेंस को हम रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते। दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसकी हमने बात की है। यहाँ पे हम देखेंगे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो हम इसको अगर साइड से देखें तो ऐसा दिखता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली द इजेशन वाला है ना, यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होता है, ठीक है, रेक्टम, एनस, ये सब आ गया। यहाँ पे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, वास डेफरेंस है जो कि यहाँ से, ये हमारा पास है स्क्रॉटल सैक, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है 2 to 2.5 डिग्रीज कम होता है। एंड देन फाइनली ये जो होता है दिस ओपन्स हियर टूवर्ड्स द हमारा पीनस, ठीक है। देन हमने बात करनी है कैसे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है एक्चुअल में। नाउ अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की मेल्स और फीमेल्स में, तो हमारे पास क्या होते हैं, मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ द टेस्टिस जो कि स्क्रॉटल सैक में है, फीमेल्स में होती है ओवरी। नाउ दोनों ही दो होते हैं, मतलब एक पेयर प्रेजेंट होता है दोनों में। इनकी शेप जो होती है, टेस्टिस की शेप ओवल होती है एंड ओवरी की शेप जो होती है दीज आर आलमंड शेप्ड, मतलब कि अराउंड इस शेप की होती हैं ये, मतलब एग्जैक्टली आलमंड शेप्ड भी नहीं होती बट दीज आर कंपैरेटिवली आलमंड शेप्ड, मतलब एज कम्पेयर टू द ओवल शेप ऑफ द टेस्टिस। इनकी लोकेशन जो होती है दिस इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रॉटम, जिसमें टेम्परेचर जो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। एंड ये जो ओवरीज होती हैं, ये जो होती हैं दे आर सिचुएटेड इन द लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड, मतलब हमारा एब्डोमेन जैसे मैंने बताया था ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी है, डायफ्राम उसको सेपरेट करे, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। तो ये लोअर एब्डोमेन में हमारे पास आलमंड शेप्ड ओवरीज का एक पेयर प्रेजेंट होता है। ना इनकी डायमेंशंस याद करनी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ सकती हैं। डायमेंशंस की बात करें तो टेस्टिस जो होती है इनकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और इनकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ना ये जो लेंथ, दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ द विड्थ, 4 to 5, 2 to 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, 4 के बाद 5 आता है, 2 के बाद 3 आता है। बट फीमेल्स में दिस इनकी लेंथ जो बताई गई है दिस इज़ 2 to 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। देन हम बात करें आगे कवरिंग की बात करें तो जो टेस्टिस की कवरिंग होती है दिस इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बहुत ही जो डेंस होता है उससे कवर्ड होती हैं एंड दीज आर कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, ठीक है। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू और ये थिन एपिथेलियम। फंक्शंस क्या होते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है और ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन्स हमारे पास जैसे टेस्टोस्टेरोनिक एंड्रोजन है, तो इन सब एंड्रोजन्स की भी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, हमारी टेस्टिस के अंदर होती है। सिमिलरली ओवरीज में क्या होता है, ओवा की फॉर्मेशन मतलब एग की फॉर्मेशन हो रही होती है। ऑल्सो जो हमारे स्टीरॉयडल ओवेरियन हार्मोन्स हैं, ओवरी के हार्मोन्स हैं लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो होते हैं these are also synthesized over here in the ovaries। कंपार्टमेंट्स की बात करें आगे जाके, अगर हम टेस्टिस को कट करें, है ना, टेस्टिस को अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन लें देन हम देखें उसके अंदर क्या है, तो हमने देखा था कि जो रेटे टेस्टिस है ना, रेटे टेस्टिस जो है दिस इज़ द रेटे टेस्टिस। ना रेटे टेस्टिस जो होता है दिस ओपन्स इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और एक टेस्टिस में ऐसे 250 लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिकुलर। नाउ 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 या तो 1 होगा या फिर 2 होंगे या फिर 3 हमारे पास क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर सेमिनिफेरस लोब्यूल्स। नाउ ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं एक्चुअल में इनके अंदर ही हमारे स्पर्म्स की जेनेसिस मतलब की फॉर्मेशन हो रही होती है। एंड ये जो सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग पे, ये 2 टाइप के यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनकी लाइनिंग यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप के। पहले जो होते हैं दे आर द मेल जर्म सेल्स, जर्म मतलब पेरेंट, यहाँ से डॉटर सेल्स बनेंगे मतलब यहीं से स्पर्म्स बनेंगे। तो कुछ सेल्स होते हैं जिनसे एक्चुअल में स्पर्म्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड द मेल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया।
ये जो होते हैं हम इसको कैसे याद करेंगे, गोनिया मतलब कि गॉन मतलब चले गए, ठीक है। सो स्पर्मेटोगोनिया वो वाले सेल्स हैं जो कि बाद में स्पर्म्स बन जाते हैं, मतलब वो खुद जो होते हैं ये अपनी कुर्बानी देके स्पर्म्स बना रहे हैं, तो दे आर गॉन। तो स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास मेल जर्म सेल से हमारे पास स्पर्म बनते हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन स्पर्म फॉर्मेशन। एंड दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम करेंगे, ऑब्वियसली अगर एक चीज़ ग्रो करिए तो उसको न्यूट्रिशन भी दूसरी चीज़ दे ही रही होगी, तो दीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। अगर हम बात करें ओवरीज के कंपार्टमेंट्स की, तो ये तो हो गया हमारे पास मेल्स का। अगेन टेस्टिस कट सेक्शन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके अंदर, एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं, एक तो मेल जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरे हमारे पास सर्टोरी सेल्स जो कि उनको न्यूट्रिशन देंगे फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देन आती है ओवरी। ओवरी की कंपार्टमेंट सिंपल है, एक आउटर कॉर्टेक्स है और एक इनर हमारे पास मेडुला है। हम इसको और भी चीज़ों में देखेंगे। अगर हम बात करें हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, उसके अंदर भी कॉर्टेक्स मेडुला ऐसे ऐसे करके होता है। कॉर्टेक्स बाहर वाली चीज़ होती है, मेडुला अंदर वाली चीज़ होती है। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स आ जाता है और इनर हमारे पास मेडुला जोन्स आ जाते हैं। दो ओवेरियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब हमारे पास कैविटी ऑफ फ्लूइड, एंड दीज हैव फॉलिकल्स इन डेवलपिंग स्टेजेस। मतलब जब एग फॉर्म हो रहा होता है तो वो अलग अलग ना फॉलिकल्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बंधा हुआ होता है, उनको हम फॉलिकल्स कह देते हैं। और ये फॉलिकल्स अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, तो ये सब कहाँ पे तैर रहे होते हैं, इन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला, ठीक है। सो ये होता है ओवरी का। ना इसमें कुछ हमारे पास फैक्ट्स हैं जो कि हमको एनसीईआरटी मेंशन करती है ना। स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए वो एक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सैक में प्रेजेंट होता है। और ये जो हमारे पास हमने बात की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, अगर हमारे पास एक लोब्यूल है उसके अंदर मैंने 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाए, तो इनके बीच वाली स्पेस जो होती है दिस इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस विच इज़ आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास एक लोब्यूल है और ऐसे 250 ओव्यूल्स हैं लोब्यूल्स हैं हमारे पास इन द टेस्टिस। और ये जो ये वाली स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन्स, इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, एक तो लेडिक सेल्स होते हैं जिनको मैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल देती हूँ, और कुछ इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स होते हैं जो कि जैसे WBCs होते हैं ना, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ये सब होते हैं। नाउ ऑल्सो ओवरी इज़ कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। ओवरी जो होती है ये पेल्विक वॉल से भी और यूट्रस से भी दोनों ही लिगामेंट से जुड़ी होती है, ठीक है, फ्रॉम बोथ हैंड्स। नाउ अगर हम बात करें एक्चुअल में, अब हम बात करें, हमने बात कर ली कि बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसे दिखते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स, बट हम बात करेंगे एक्चुअल में गैमेट्स की फॉर्मेशन हो कैसे रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी डायग्राम मेंशन करती है फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगेन हमने इसके बारे में बात कर ली है, ठीक है। हाइमन यहाँ पे ही होता है, दिस इज़ अ पार्शियल ओपनिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाए गए हैं कैसे। ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखा दिया है। इसके अंदर ये हमारा पूरा का पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स हैं, एक तो हमारे पास क्या है स्पर्मेटोगोनिया है विच आर द मेल जर्म सेल्स। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है, यही आगे जाके क्या बना रहे हैं, हमारे स्पर्मेटोजुआ बना रहे हैं। एंड हमारे पास क्या है सर्टोली सेल्स हैं, जैसे कि ये वाले बड़े वाले सेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया हमारे पास एक। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बीच बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनको मैं क्या बोल देती हूँ, लेडिक सेल्स बोल देती हूँ। एंड ये जो होते हैं ये एक्चुअल में हमारे आगे बताएंगे हम क्या काम कर रहे हैं, L फॉर लेडिक, और ये ही जो होते हैं LH से स्टिमुलेट होते हैं विच इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हम बात करेंगे अभी करते हैं। गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, गैमेट्स बनते कैसे हैं, मेल्स में कैसे बनते हैं, फीमेल्स में कैसे बनते हैं। मेल्स में कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने बात किया कि हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था उसके अंदर मेल जर्म सेल्स भी थे, ठीक है, मेल जर्म सेल्स थे जिनको मैं स्पर्मेटोगोनिया बोल देती हूँ। ये होते हैं डिप्लॉयड, ठीक है। जैसे बॉडी में हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, मतलब कि वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ऐसे, दिस इज़ द डिप्लॉयड कंडीशन, ठीक है। ऐसे हैप्लॉयड हो जाती है जिसमें एक पेयर रह जाए, तो डिप्लॉयड होते हैं। 2n कंडीशन होती है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। बेसिकली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एक हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। और अगर यही क्रोमोसोम्स एक मम्मा से आ जाए, एक पेरेंट एक पापा से आ जाए, तो ये मिलके क्या बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर, उनमें कौन कौन से जीन्स हैं ना, जैसे बालों वाले एक पेयर बना लेंगे, हाइट वाले पेयर। जस्ट जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है आगे जाके। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो साथ में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेयर वाला क्रोमोसोम फर्स्ट वाले के साथ में ही रहेगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ में। इनकी स्ट्रक्चर्स भी थोड़े थोड़े अलग होते हैं, किसी की लेंथ बड़ी होती है फर्स्ट वाले की, है ना, छोटे वाले दूसरे वाले की छोटी, ऐसे करके होता है। तो ये सब ऐसा 23 बनाते हैं। ऐसा अगर एक प्रेजेंट हो तो ये
हैप्लॉइड कंडीशन मतलब N होता है, और ये अगर ऐसे पेयर में प्रेजेंट हो तो ये डिप्लॉइड कंडीशन मतलब कि हमारे पास ऐसे होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जनरली हमारी बॉडी के सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट फॉर आर गैमीट्स, जैसे कि ओवा और स्पर्म है, ये ही हमारे हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि इनको आगे जाके फिर से फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाना है। हम नहीं चाहते कि डिप्लॉइड से हमारे पास टेट्राप्लॉइड हमारे पास आ जाए, है ना, 4 N वाला आ जाए, ऐसा नहीं चाहते। तो करके जो डिप्लॉइड है वो हैप्लॉइड बनाते हैं ताकि आगे जाके फ्यूज़ करे तो भी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहे, ठीक है। तो इसीलिए मियोसिस होती है। तो मेल्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन स्पर्मेटो ना। इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस कर लेते हैं। माइटोसिस मतलब कि माइटोसिस में क्या होता है कि सेम से सेम चीज़ रहती है, मतलब अगर डिप्लॉइड है डिप्लॉइड से डिप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड रहेगा। वो सिंपल क्या करवाती है, हमारे पास सेल को डिवाइड करवाती है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना देगी, जिसमें अगेन हमारे पास क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉइड होगा क्योंकि माइटोसिस हुई है। देन मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 एक्चुअली होती है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम के नंबर में। तो मियोसिस 1 में क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में N जो होता है दैट बिकम्स 23, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 23 हो जाता है और ये हैप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस क्या होती है, हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल रह जाते हैं नंबर्स। अगेन मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 पार्ट्स में होती है, पहले रिडक्शन होती है, देन हमारे पास इक्वेशन होती है। तो करके एक से हमारे पास 4 सेल्स बन जाते हैं, क्योंकि 2 बार डिवीजन हुई ना, मियोसिस 1 हुई देन 2 हुई, तो 1 से पहले 2, 2 से पहले 4, ऐसा। तो मियोसिस 2 हुई एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में बन जाते हैं, स्पर्मेटिड्स में बन जाते हैं ना। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस से ये स्पर्म्स बन जाते हैं, मतलब एक्चुअल में जो हमारे पास मैच्योर सेल्स बनते हैं दीज आर स्पर्म्स। और ये जो स्पर्म्स होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमारे पास सर्टोली सेल्स जिनकी हम बात कर रहे थे, उनमें ये क्या हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं, मतलब कि उनमें खुब जाते हैं, उनमें जुड़ जाते हैं। एंड फाइनली ये रिलीज़ होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के थ्रू ये रिलीज़ होते हैं। स्पर्मिएशन is the last process of spermatogenesis. These are released from seminiferous tubule. तो अगर बात करें स्पर्मियोजेनेसिस की, इसमें क्या बात कर रहे हैं हम, इमेच्योर स्पर्मेटिड्स को मैच्योर स्पर्म्स में बदल रहे हैं। सो दिस इज़ द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, दिस इज़ द फुल प्रोसेस जो हमने बात की है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओनली दिस पार्ट इज़ स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हो गया मेल्स में। देन आता है हमारे पास फीमेल्स में। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो oogenesis होती है, मतलब एग्स का फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल मदर सेल होता है या oogonia होता है जो कि डिप्लॉइड होता है, ये क्या कर देता है, ये प्राइमरी oocyte बना लेता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte बनाएगा। प्राइमरी oocyte में क्या होता है, ये कब हो रहा होता है, ये जब हम मम्मा के कोख में होते हैं ना तभी हो रहा होता है, जब हम खुद फीटस होते हैं, जब हम खुद बेबी बन रहे होते हैं। मतलब 9 मंथ्स के अंदर अंदर ही हमारे अंदर क्या होता है, हमारे पास एक फीमेल मदर सेल्स बन जाते हैं, oogonia बन जाते हैं, जो कि प्राइमरी oocytes में बदल जाते हैं, जो कि डिप्लॉइड होते हैं अगेन। तो ये जो जिनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी oocytes बोल देते हैं ना, प्राइमरी oocytes फीटस में बनते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मियोसिस करने की कोशिश करते हैं। बट मियोसिस का जो पहला स्टेप होता है, मियोसिस 1 में भी पहला स्टेप जो होता है दैट इज़ प्रोफेज 1, देन मेटाफेज आती है, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, वो हमको नहीं करना। बट बेसिकली जो पहली फेज़ आती है विच इज़ द प्रोफेज 1, इसी में ये अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब अरेस्ट मतलब कि रुक जाती है ये चीज़, मतलब होने ही वाली होती है डिवीजन, जस्ट रुक जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, रिएक्शन रुक जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। तो प्राइमरी oocytes जो होते हैं दे आर डेवलप्ड इन द फीटस एंड दे आर अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1। एंड ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं ये बर्थ के टाइम पे हमारा पास वैसा का वैसे ही रहेंगे, ठीक है। प्यूबर्टी जब आएगी, जब हमारी एज आ जाएगी, जब हमारे पास हार्मोन्स बनने शुरू हो जाएंगे, हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे ऑफ फीमेल्स, है ना, ये सब हमारे अंदर होना शुरू हो जाएगा। तब प्यूबर्टी आने पर जब हमारे पास मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ये सब जब होता है, तब ये फाइनली इसकी जो हमारे पास मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होती है, मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, एंड फाइनली हमारे पास क्या होता है, एक मियोसिस कंप्लीट होकर हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। नाउ दिस इज़ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस हो रही है, बट दिस इज़ अनइक्वल। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों सेल्स बन रहे हैं उनका साइज सेम नहीं है। ये जो मियोसिस होगी इसमें हमारे पास अनइक्वल सेल्स बनेंगे। हमारे पास एक सेकेंडरी oocyte तो बनेगा जो कि बड़ा होगा और एक छोटी सी पोलर बॉडी निकलेगी। और ये क्यों होता है, दिस इज़ वाई, क्यों? क्योंकि हम मदर का जो एग है उसमें हम साइटोप्लाज्म को रिटेन करना चाहते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके जब वो जाइगोट बने। तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो। न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में। तो करके हम उसमें अनइक्वल डिवीजन करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइटोप्लाज्म है वो ओवा में रहे, वो एग में रहे। तो सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी में जनरेट होगी जो कि क्या कर देगी, बॉडी डिस्कार्ड कर देगी। अभी तक फेट ऑफ पोलर बॉडीज़ पक्का नहीं पता, एनसीईआरटी मेंशन करती है, बट जनरली वो क्या होते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो
होता क्या है, अब प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो सेकेंडरी oocyte बन रहा होता है ये कैसे बनता है, जो हमारे पास प्राइमरी oocyte होता है इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक प्राइमरी फॉलिकल में जाता है। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ये क्या करता है, इसमें क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है कौन सी सेल्स की, ग्रैन्युलोसा सेल्स की। देन वो आगे जाके डेवलप होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की, और वो एक नई थीका की लेयर बना लेती हैं। कौन सी लेयर बना लेती हैं, थीका की लेयर, ठीक है, थीका मतलब कवरिंग। देन टर्शरी फॉलिकल में ये डेवलप होता है, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही ये जो मियोसिस 1 है, ये जो हमारे पास प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कहाँ पे बन रहा है, टर्शरी फॉलिकल में। फॉलिकल क्या है, एक कवरिंग है, एक बेसिकली घर है ओवा का। तो प्राइमरी जो oocyte था वो बेसिकली हमने क्या देखा कि एक छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी थी, प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर हमारे पास प्राइमरी oocyte रह रहा है, ठीक है, बच्चा रह रहा है। अब सेकेंडरी उसको थोड़ा सा बड़ा घर मिला, वो उसमें शिफ्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में शिफ्ट हो गया, जिसके अंदर क्या थे, ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स थे, नई थीका की लेयर थी। देन उसको एक बड़ा सा आलिशान सा बंगला मिला, टर्शरी फॉलिकल, अब उसमें चला गया। अब ये जो बच्चा है ये बड़ा बन गया, ठीक है, मतलब ये सेकेंडरी oocyte में बन गया, इसकी डिवीजन कंप्लीट होगी, इसके पास एक छोटा बच्चा और है, मतलब इसने एक छोटा बच्चा भी जनरेट किया जो कि पोलर बॉडी है, उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो ये कंप्लीशन हुई इसकी डिवीजन की, रिडक्शनल डिवीजन की इन द बंगला, इन द टर्शरी फॉलिकल। और इसके अंदर टर्शरी फॉलिकल को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, बंगले को कैसे कैरेक्टराइज किया कि उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कमरे हैं, ये है वो है। तो टर्शरी फॉलिकल को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, फ्लूइड से भरी हुई खाली जगह होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है। एंड इसके अंदर जो थीका की जो लेयर्स हम बात कर रहे थे, मतलब घर की जो लेयर्स हैं, उनको भी हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर्स बन गई। एंड फाइनली ये जो है आलिशान बंगला भी पूरा मैंशन में बदल गया, एक बड़ी सी कोठे बंगले में बदल गया। और ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके अंदर एक ए सेल्यूलर, मतलब सेल्स की नहीं बनी हुई, इट इज़ जस्ट फॉर्म्ड ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस की बनी हुई है। ए सेल्यूलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ए सेल्यूलर लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। जोना मतलब जोन, ठीक है, एक जगह, पेल्यूसिडा लेयर की बनी हुई। तो जोना पेल्यूसिडा नाम की एक लेयर, ए सेल्यूलर लेयर बना लेता है अपने आसपास, ठीक है, विच इज़ द हमारा ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल। और ओव्यूलेशन के टाइम पे यही जो हमारा मेंशन है, इसी से हमारा फाइनली सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, एंड फाइनली ये आगे जाके हमारे पास क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो हमारे पास सेकेंडरी oocyte जो है, अब ओव्यूलेशन होगी, मतलब ओवा निकल गया ओवरी से, अब ये ट्रैवल करेगा। अगर इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, ये एम्पुला में पहुंचा और वहाँ से हमारे पास स्पर्म आया, और अगर इनकी फर्टिलाइजेशन हुई तो फिर क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड ये अपनी नेक्स्ट हमारी डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू अ मैच्योर ओवम या ओवम, ठीक है। और ये सेकेंड पोलर बॉडी जनरेट करता है, जो कि अगेन डिस्कार्ड कर दी जाती है बाय द बॉडी। तो ये होता है मेल्स में, एंड फीमेल्स में हमारा गैमेटोजेनेसिस। तो दिस इज़ अ लिटिल मतलब फीमेल्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज उसमें हम स्टेजेस लर्न करते हैं। मेल्स में सारा का सारा कब शुरू हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पे, फीमेल्स में बर्थ पे ही शुरू हो जाता है, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं मेल्स में जैसे दिखाया गया, ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये उसकी लाइनिंग है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्टोली सेल दिखाया गया, दिस इज़ द सर्टोली सेल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कह देते हैं, ये किस में बदला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। इसमें क्या हुई, मियोसिस 1 हुई तो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, इसमें मियोसिस 2 हुई तो स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से क्या बना, हमारे पास स्पर्मेटोजोआ बना। स्पर्मेटोजोआ कैसे बना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस करके। तो स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ से क्या कर रहा है, हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ही है, तो इसने क्या किया, ग्रो की, ठीक है, अपना न्यूक्लियस को, अपने साइटोप्लाज्म को, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गया। तो दिस इज़ बेसिकली अवर enlarged end of seminiferous tubule, और इसमें मैंने एरोज से क्या बना दी, पूरी प्रोसेस दिखा दी स्पर्मेटोजेनेसिस की। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, अगर हम बात करें ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो कपल ऑफ मिलियन गैमीट के मदर सेल्स होते हैं, जिनको हम oogonia बोल देते हैं फीमेल्स में। वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही फॉर्म हो जाते हैं विद इन द फीटल ओवरी, मतलब जब हम फीटस होते हैं उसी ओवरी के अंदर ये होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कोई भी oogonia और नहीं बनते, मतलब कि ओवा के मदर सेल्स और नहीं बनते। तो हमारे में ओवा के मदर सेल्स लिमिटेड हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर एज के बाद फीमेल्स में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, मतलब एग्स रिलीज़ होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि पीरियड्स तभी होते हैं जब एग रिलीज़ हो और वो फर्टिलाइज ना हो, इम्प्लांट ना हो, बेसिकली बॉडी के अंदर कहीं जुड़ ना जाए, तो वो शेड हो जाता है
थ्रू पीरियड्स, ठीक है, थ्रू मेंस्ट्रुएशन। तो अगर फीमेल्स में oogonia लिमिटेड नंबर में बनेंगे तो एक पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद क्या है, बॉडी जो है उसको मेंस्ट्रुएशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ, ठीक है, बर्थ के बाद जैसे हमने मम्मा के कोख के बाहर आ गए हम, उसके बाद नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो जब तक हम मेंस्ट्रुएशन का फेज रीच कर देते हैं तब तक मिलियंस में जो नंबर थे गैमीट oogonia थे वो सिर्फ 60,000 to 80,000 रह जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट विद इन ईच ओवरी। और मियोसिस होती है इन oogenesis, मियोसिस हो रही होती है ना, जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंडरी में बदल रहा होता है, तो मियोसिस है। मियोसिस एंड oogenesis रिजल्ट्स इन अनइक्वल साइज सेल्स। तो कौन कौन से जो सेल्स हैं वो अनइक्वल जो हमारे हैं डिवीजन कर रहे हैं। हमने जैसे देखा एक पोलर बॉडी छोटी सी निकल रही है और एक हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा बाय मियोसिस 1 एंड फाइनली हमारे पास ओवम बनेगा बाय मियोसिस 2 एंड द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। क्लियर। फेट ऑफ द पोलर बॉडी इज़ नॉट सर्टन। एनसीईआरटी मेंशन करती है कि पक्का नहीं पता कि पोलर बॉडी क्या करेगी, बट जनरली हमारी बॉडी उसको डिस्कार्ड कर देती है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस तो फॉर्मेशन है पूरा स्पर्म्स का। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का छोटा सा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स का टू स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे स्पर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुए तो स्पर्म हेड जो होता है वो सर्टोली सेल्स में जाके एम्बेड हो जाता है न्यूट्रिशन लेके, इट गोज आउट बाय स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मिएशन होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ द सीमन। तो सीमन क्या होता है ना, अगर हम बात करें सीमन की तो सिक्रीशन ऑफ द एपिडिडाइमस एंड वास डेफरेंस आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो अगर हम बात करें स्पर्म्स की मैच्योरेशन की, अगर हम बात करें उनकी मोटिलिटी की, तो हमको पता होना चाहिए कि एपिडिडाइमस और वास डेफरेंस। एपिडिडाइमस क्या था, टेस्टिस के ऊपर हमारे पास रेडी टेस्टिस थी, ठीक है, देन हमारे पास वहाँ से वासा एफरेंशिया निकली, देन एक कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर जो था दिस वाज हमारे पास एपिडिडाइमस। तो ये एपिडिडाइमस एंड फाइनली यहाँ से कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जा रहा था जो दिस वाज वास डेफरेंस। तो इन दोनों की जो सिक्रीशंस होती हैं दे आर एसेंशियल, ये सिक्रीशंस देते हैं जो कि एसेंशियल होती हैं फॉर मेच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। और जो मेल होता है वो इजैकुलेट करता है एक बारी में कितने स्पर्म्स, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, नंबर इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर हम चाहते हैं कि एक नॉर्मल बेबी कंसीव हो, एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो हम चाहते हैं कि इन 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% जो स्पर्म्स हैं उनका एक नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। मतलब उनको एक पर्टिकुलर शेप भी रिटेन करनी है, एक पर्टिकुलर साइज़ भी रिटेन करना है एंड मतलब अपना स्ट्रक्चर उनको सही होना चाहिए। और इन 60% मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इनमें से मैं चाहती हूँ कि 6 दिस इनमें क्या हो, नॉर्मल शेप और साइज हो। और इन 60% का भी 40%, मतलब अगर हम बात करें तो 40% ऑफ 60%, मतलब 40% ऑफ 6। तो इसका अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4 समथिंग आएगा। तो 2.5 वैसे तो होता नहीं है, अगर हम 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में देखें तो उसमें डेसिमल्स में तो नहीं आएगा, आएगा भी तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं एवरेज। तो हम चाहते हैं कि इसमें से कम 2 जो स्पर्म्स हैं, इन 6 में से भी 40% इसका अगर हम लें, 60% का भी 40% लें, तो 40% ऑफ द 60% स्पर्म्स मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। इनमें जो होती है मोटिलिटी पावर, मतलब ज़ोर से चलने की जो होती है पावर, वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, वो जाके करनी है एम्प्यूला में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो उनको यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करनी है और वो एंटर यहाँ से करे, तो उनमें मोटिलिटी तो होनी चाहिए ताकि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएँ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम बात करें हार्मोनल रेगुलेशंस की, अब हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को इन मेल्स, ठीक है, तो ये कैसे होती है। तो मेल्स में हार्मोन्स कैसे रेगुलेट होते हैं, सबसे पहले हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारे ब्रेन में होता है एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, जिसको हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। ये सब कुछ को कंट्रोल करते हैं बेसिकली। अगर पिट्यूटरी, हमारे जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, अगर पिट्यूटरी ने कुछ भी रिलीज़ करना है तो हाइपोथैलेमस उसको सिग्नल देगा कि अगर आपको ये रिलीज़ करवाना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पिट्यूटरी में से गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करवाना है ये, तो
हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, जीएनआरएच सिक्रीट करेगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, और इसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस ये सब हम करेंगे। तो हमारे पास एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, आगे वाली साइड पिट्यूटरी है, वो जो होती है दिस रिलीजेस गोनाडोट्रोफिन्स। कौन कौन सी गोनाडोट्रोफिन्स, दो टाइप के गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं हमारे, FSH एंड LH। नाउ गोनाडोट्रोफिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, मतलब काफ़ी हाई अमाउंट में हमारे पास रिलीज होता है। जो FSH होता है दिस इज कॉल्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH जो है दिस इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल्स में क्या होता है, जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सर्टोली सेल्स पे काम करेगा, और जो LH होता है वो लेडिग, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, L फॉर लेडिग। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स पे काम करेगा, जो कि हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले सेल्स थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाले सेल्स से सर्टोली और बाहर वाले सेल्स से लेडिग। तो अंदर वाले सेल्स सर्टोली सेल्स पे FSH काम करेगा, ये क्या सिक्रेट करवाएगा, सर्टोली सेल से सम फैक्टर्स रिलीज करवाएगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे, मतलब कि जो हमारे स्पर्मेटिड्स को स्पर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या काम कर रहे हैं, उनको स्टिमुलेट करके मैं उनमें से क्या सिक्रेट करवा रही हूँ, एंड्रोजन सिक्रेट करवा रही हूँ, या फिर टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट करवा रही हूँ, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर लेडिक सेल्स हैं, ये क्या काम करेंगे, एंड्रोजन्स, इनसे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने हमारे पास पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन रिलीज करवाया, जो कि हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग गोनाडोट्रोफिन कौन सा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारे लेडिक सेल्स पे काम करेगा। लेडिक सेल सिक्रीट करेंगे एंड्रोजन्स, एंड्रोजन क्या या टेस्टिकुलर हार्मोन्स क्या काम करेंगे, ये हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे, बेसिकली मेल जर्म सेल से हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनाएंगे इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये प्रोसेस हो रही होती है हमारे पास मेल्स में। नाउ फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी थी हमारे पास, रेडियल टेस्टिस, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमस एंड वासा एफरेंशिया। और एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से थे हमारे पास, सेमिनल वेसिकल थी, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स थे, आर मेंटेन्ड। अब इनके फंक्शंस जो हैं दीज आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स विच आर द एंड्रोजन्स, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास ये मेल स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, हमारे पास एक हेड है। नाउ इस हेड में क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल है, और ये पूरा इसको फिल कर रहा है अगर आप देख रहे हो। उसके ऊपर एक छोटा सा एक्रोसोम है ना। एक्रोसोम एक्चुअल में क्या होती है, एक्रोसोम इज अ बेसिकली गोल्जी apparatus को अगर हम मॉडिफाई कर दे तो ये बन जाता है ना। एक्रोसोम में क्या होता है, बहुत सारा स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है, जो कि क्या काम करता है, आगे जाके एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा। लाइसिन मतलब कि लाइसिस करना, तोड़ना। तो आगे जाके जब ये एग से मीट करेगा तो एक्रोसोम में से एंजाइम निकलेगा, स्पर्म लाइसिन, जो कि क्या करेगा, इस एग की मेम्ब्रेन को तोड़कर इसको आगे जाके फर्टिलाइज कर देगा। तो एक्रोसोम में होता है कुछ ऐसा मटेरियल। तो ये हेड है हमारे पास, ये नेक है जो कि इसको मिडल पीस से, मिडल पीस में क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम मिडल पीस कह देते हैं, नेबेनकर्न बोल देते हैं। दिस इज द एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग। तो एनर्जी कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको याद है। तो ये एनर्जी देगा, स्पर्म को मूव करने की एनर्जी सोर्स है मिडल पीस। एंड लास्ट में हमारे पास टेल है जो कि फर्टिलिटी का काम करेगी। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स। देन आती है हमारे पास ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ओवरी में हमने क्या बात की थी, फॉलिकल्स की। तो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल था जिसमें ग्रैनुलोसा सेल्स थे, झोंपड़ी। देन हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल आया, इसमें हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड थीका की लेयर थी, मल्टी लेयर्ड ग्रैनुलोसा लेयर थी। इसमें अभी भी प्राइमरी oocyte है, और ये मियोसिस 1 में जो अरेस्ट हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड टर्शरी फॉलिकल के जिसके अंदर हमारे पास एंट्रम नाम की कैविटी है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। थीका की लेयर एक्सटर्ना और इंटरना में बदल जाएगी, और ये इंटरना जो थीका इंटरना है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करवाती है बेसिकली। फाइनली हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, जिसके अंदर एक जोना पेल्यूसिडा जो कि एक ए सेल्यूलर नॉन सेल्यूलर लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, और एक कोरोना रेडिएटा की सेल्यूलर लेयर बन जाएगी, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। दीज आर द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। तो ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर सेल्यूलर, बट ये जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है ये ग्लाइकोप्रोटीन की डार्क ग्रीन कलर की बनी नहीं हुई। दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर एंड दिस इज नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल्स, ठीक है। तो दिस इज नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर। तो ये हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास ओवम जो है ये रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन से, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा ओव्यूलेशन, ठीक है। तो जब ओव्यूलेशन होनी होती है तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक अटेन करते हैं, जिसको हम LH सर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, LH सर्ज। तो देन हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा फॉलिकल का, मतलब बेसिकली अब घर में से, मकान में से हमारे पास बंदा निकल गया, पर मकान तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, तो उस मकान को मैं क्या बोल देती हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम कह देती हूँ। और ये कॉर्पस ल्यूटियम का भी काम है, ये क्या क्या रिलीज़ करवाता है, प्रोजेस्टेरॉन,
एस्ट्रोजन्स, इनहिबिन और रिलैक्सिन, ठीक है, ये हार्मोन्स हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, ये फाइनली ये वाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है, क्योंकि इसको ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ करवाने होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो करके ना ये ओवम का स्ट्रक्चर जैसे हमने स्पर्म का किया, तो ओवम में क्या है हमारे पास जोना पेल्यूसिडा, दिस इज़ द ओवम, ठीक है, सेकेंडरी यूसाइड। इसके आसपास क्या है हमारे पास, दोनों पोलर बॉडीज़ यहाँ पे हमको दिख जाएंगी। जोना पेल्यूसिडा है, सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा के। ना जोना पेल्यूसिडा इज़ द प्राइमरी लेयर विच इज़ नॉन सेलुलर, और ये हमारा ओवम रिलीज़ करता है, ओवम ही बनाता है। अब हम बात करेंगे मेल्स में, हमने हार्मोनल रेगुलेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं फीमेल्स में हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होती है। नाउ फीमेल में जो साइकिल होता है इवेंट्स का, वो स्टार्ट करता है फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू अनदर मेंस्ट्रुएशन, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड्स तक कौन सी हमारे पास साइकिल चलता है, दैट इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल प्राइमेट्स में सभी में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फीमेल मंकीज़ में, एप्स में, ह्यूमन्स में, सब में देखने को मिलता है। ये प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होता है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेन आर्क, आर्क मतलब कि स्टार्ट। देन मेनोपॉज, पॉज मतलब कि स्टॉप हो जाता है। दिस सीज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और इसके बीच में जितना भी फेज़ होता है, दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव फेज़, बिकॉज इस टाइम के दौरान फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, मेंस्ट्रुएशन कर रही है, ओव्यूलेशन कर रही है, ओवम रिलीज हो रहा है जो कि फर्टिलाइज होकर बेबी बनाएगा, तो दिस इज़ द रिप्रोडक्टिव फेज़। नाउ इफ़ ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड, एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाता है, जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग थी। कैसे मेंटेन होता है, प्रोजेस्टेरॉन से। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है, जो कि हमारा एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। और अगर हमारे पास क्या हुआ, एंडोमेट्रियम ही शेड हो गया, क्यों शेड हो गया, क्योंकि मतलब एंडोमेट्रियम शेड हो गया अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम था वो भी कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, जो कि हमारे पास आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन नहीं सिक्रीट करवाता। तो इट इज़ मेंटेन बाय प्रोजेस्टेरॉन, नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगी, एंडोमेट्रियम में ही होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन नेसेसरी है उसके लिए। एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हार्मोन भी हम प्रोजेस्टेरॉन को ही कह देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। ये कॉमन हम जनरल नॉलेज में भी सुनते हैं कि जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा था, पीरियड्स नहीं आ रहे होते ना। साइकिल अकर्स इफ ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, और अगर ओवम अनफर्टिलाइज्ड रहेगा तो साइकिल हमारा कंटिन्यू करता है। लैक ऑफ साइकिल मे बी एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी, पक्का नहीं पता कि प्रेगनेंसी हो, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, स्ट्रेस भी हो सकती है, पुअर हेल्थ भी हो सकती है, एंग्जाइटी, कुछ भी चीज़ों के कारण भी ये हमारा ट्रिगर हो सकता है, लैक ऑफ पीरियड्स, ठीक है। नाउ एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है, नॉर्मल ड्यूरेशन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दैट इज़ 28 to 29 डेज इंक्लूडिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, दिस इज द चेंजेस इन द ओवरी, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ओवरी में कुछ ऐसे चेंजेस और यूट्रस में कुछ ऐसे चेंजेस जो कि कौन इंड्यूस करता है, चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स हैं, LH एंड FSH, जो कि हमारे एंड्रोजन्स हैं, एंड ओवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। तो दीज आर बेसिकली हमारे हार्मोन्स जो कि रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। नाउ मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही है पीरियड्स के दौरान पे हमको हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है। डायरेक्टली 2000 हमारा 1920 में आई थिंक एक डायरेक्ट क्वेश्चन हाइजीन से आ गया, जो कि येलो बॉक्स में साइड पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रेगुलरली बाथ लेनी चाहिए, क्लीन करना चाहिए खुद को, और सैनिटरी नैपकिन या होममेड पैड्स यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। सैनिटरी पैड्स अगर हम यूज़ करें तो उनको हर 4 से 5 घंटे में हमको चेंज करना चाहिए, और यूज़ करने के बाद उनको डिस्पोज ऑफ कर लेना चाहिए अच्छे से उसके यूज़ पेपर में, ठीक है, रैप करके। एंड उसको हैंडल करने के बाद, मतलब डिस्पोज ऑफ करने के बाद अपने हाथ अच्छे से सोप के साथ धो लो, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं, तो इसमें हमारे पास 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें एक्चुअल हमारा ब्लड बाहर आ रहा होता है। देन फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज आता है। फॉलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, एंड प्रोलिफरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे पास एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, प्रोलिफरेशन। तो ओव्यूलेशन नेक्स्ट फेज आता है ओव्यूलेशन का। देन आता है ल्यूटियल या फिर सिक्रेटरी फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन होती है 3 to 5 डेज। इसमें ड्रास्टिक डिक्लाइन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, क्यों, क्योंकि हमारा जो ओव्यूलेशन है वो हो चुकी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है, हमारे पास एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रहा है। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन
मेंटेन कर रहा था प्रेगनेंसी के लिए, अगर वही हमारा बाहर आ रहा है दैट मीन्स कि प्रोजेस्ट्रॉन गिरा है तभी वो बाहर आ रहा है, तो ड्रास्टिक डिक्लाइन होता है इन प्रोजेस्ट्रॉन। और इसमें इवेंट्स क्या हो रहे होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट कर रहा होता है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन कौन सिक्रीट करवाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, तो प्रोजेस्ट्रॉन कम हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया, तो ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। देन आता है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, इसकी ड्यूरेशन वेरिएबल होती है, मतलब ऑब्वियसली 3 से 5 से लेके जो 14th डे है उसके आसपास तक, मतलब 10 दिनों के आसपास तक होती है इसकी ड्यूरेशन। नाउ इसमें क्या होता है, FSH और LH, क्योंकि फॉलिकल्स को हमको स्टिमुलेट करना है, फॉलिकल्स बेसिकली फॉलिकल्स को हमको बड़ा करना है, हमको झुग्गी झोंपड़ी से एक पूरे आलिशान बंगले तक बनना है, तो ये कैसे होता है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन FSH एंड LH दैट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम फॉलिकल्स, मतलब फॉलिकल से क्या होता है, फॉलिकल्स हमारा प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में बनेगा, सेकेंडरी टर्शरी में बनेगा, टर्शरी मैच्योर में बनेगा, तो ये जो हो रहा होता है दिस फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकल्स हमारे डेवलप हो रहे होते हैं, ये कैसे हो रहे होते हैं, बाय FSH एंड LH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में ही FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेट करने वाला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है ओव्यूलेशन में, तो जैसे मैच्योर फॉलिकल हमारे पास बन गया, इसमें से हमको ओवम निकालना है, तो दैट इज डन बाय LH, तो ये सिक्रीशन करवाते हैं। एंड ये क्या करते हैं, फॉलिकल जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो क्या सिक्रीट करेंगे, हमारा ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है, हमारे मकान, ठीक है, हमारा झुग्गी झोंपड़ी मकान, ये सब ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं हमारे सारे फॉलिकल्स, और प्रोजेस्ट्रॉन कौन सिक्रीट कर रहा है, जो खाली रह गया मकान जिसमें इंसान है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, और जब हमारे पास बंदा निकल गया तो हमारे पास बचा का कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करवाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल ग्रेजुअली मैच्योर्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल फॉलिकुलर फेज में, और एंडोमेट्रियम, तो ओवरी में क्या हो रहा होता है और यूट्रस में क्या हो रहा होता है, इसको हम अलग अलग देख रहे हैं। तो जैसे ही ओवरी में हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो हमारे पास यूट्रस में क्या होगा, हमारे पास एंडोमेट्रियम रीजनरेट कर जाएगा, पूरा का पूरा जो शेड हो गया था थ्रू प्रोलिफरेशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। देन आता है ओव्यूलेशन। अब हमारे पास क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, एंडोमेट्रियम पूरा रीजनरेटेड है, अगर हमारे पास क्या हुआ 14th डे आ गया, मतलब साइकिल का मिडल आ गया, मिडल ऑफ द साइकिल, तो हमारे पास FSH और LH क्योंकि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे, अब ये एक पीक अटेन कर लेते हैं, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, LH सर्ज बोल देती हूँ। सर्ज मतलब एकदम से पीक अटेन करना, एकदम से बढ़ावा, दैट इज़ कॉल्ड सर्ज, मतलब इंक्रीज। तो क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है, वो फट जाता है, और उसमें से क्या एक ओवम एक साइकिल में से रिलीज़ होता है, तो 1 ओवम पर साइकिल इज़ रिलीज, और प्रोलिफरेशन हो जाती है। और यूट्रस में क्या हो रहा था, जो हमारे पास एंडोमेट्रियम बन रहा था उसकी प्रोलिफरेशन चलती रहती है, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पे यूट्रस में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमारी ओवरी ने उसको ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा के हमारे पास ओवम निकाल दिया, और हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। देन लास्ट में हमारे पास ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेस आता है, और इसकी ड्यूरेशन फिक्स्ड है, NCERT में दी हुई है, विच इज़ 14 डेज, ठीक है। तो फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेस की ड्यूरेशन इज़ वेरिएबल, बट ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज की हमारे पास ड्यूरेशन इज़ फिक्स्ड, मतलब कि हमारे पास 14 डेज़ का ही होता है ये। अब इसमें क्या हो रहा होता है, हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन दोनों क्या हो रहे होते हैं, सिक्रीट हो रहे होते हैं। कौन सिक्रीट कर रहा होता है, हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम, नाम में है ल्यूटियम, ल्यूटील, ठीक है। और सिक्रीटरी क्या क्या हो रहा था, सिक्रीट क्या क्या हो रहा था, हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन। नाउ रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम मेंटेन रहता है, एंड अगर ओवम अनफर्टिलाइज है तो एंडोमेट्रियम स्लाउड ऑफ मार्किंग अ न्यू साइकिल, मतलब कि उसको हम वापस से डिस्कार्ड कर देते हैं अगर हमारे पास ओवम जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाए। ये हमारे पास NCERT एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम दिखाती है। इसमें क्या है, हमारे पास दिखाया गया कि ये हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के 3 to 5 डेज़ में हमारे पास एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन हो रही है, जब एक्चुअल ब्लड का फ्लो हो रहा है। दिस इज़ द यूट्रस का इवेंट्स। ओवेरियन हार्मोन्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स कौन से हैं, FH एंड SH। FSH एंड LH को कुछ भी नहीं करना है, LH FSH से ऊपर रहता है, सीधी सी बात। और LH और FSH दोनों पीक अटेन करते हैं अराउंड द 14th डे, दिस इज़ द 14th डे, ठीक है, जहाँ पे ओव्यूलेशन हो रही होती है। दिस इज़ कॉल्ड द LH सर्ज, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द LH सर्ज। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, ये ओव्यूलेशन जहाँ पे हुई यहाँ पे LH सर्ज है। मैच्योर फॉलिकल में ही हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है। जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है दिस इज़ मेंटेन्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये यहाँ तक तो नॉर्मल रहेगा, बट जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होना शुरू होगा तो ये पीक करेगा। और ईस्ट्रोजन की बात करें तो ईस्ट्रोजन जो है दिस अटेन्स अ पीक एट ओव्यूलेशन, ठीक है, अगेन, एंड बाद में भी ये थोड़ा सा रिग्रेस जब हो रहा होता है कॉर्पस ल्यूटियम तब भी थोड़ा सा बढ़ता है। तो इसमें हमारे पास 2-3 हमको हाइज देखने को मिलती हैं, 2 देखने को मिल रही हैं यहाँ पे मार्केडली, एंड यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट साइकिल बिगेन हो जाता है, अगेन हमारे पास मेंसेस। तो दिस इज़ बेसिकली अ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकॉर्डिंग टू द NCERT।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है। तो प्री फर्टिलाइजेशन हमने सब कुछ देख लिया और प्री फर्टिलाइजेशन क्या क्या मेंटेन हो रहा है सब कुछ देख लिया। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है। तो इसकी इंट्रोडक्शन में बात करें तो सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकरिंग इन ह्यूमंस इंक्लूड, सबसे पहले क्या क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमीट्स बन गई, हमने देख लिया कैसे बन गए। अब देखेंगे देन हमारे पास क्या होती है, इंसेमिनेशन होती है, मतलब मेल का जो पीनस होता है दैट गोज इन द फीमेल वजाइना एंड ये वहाँ पे अपनी सिक्रीशंस रिलीज करता है विच आर बेसिकली द स्पर्म्स जो कि ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स द एम्पुला टू फर्टिलाइज द ओवा। देन हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, इम्प्लांटेशन होती है। हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट, जो कि हमारा एंडोमेट्रियम जो था यूट्रस का अंदर वाली लाइनिंग उसमें क्या हो जाता है, इम्प्लांट एम्बेड हो जाता है जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। देन हमारे पास जेस्टेशन, जेस्टेशन बेसिकली होती है प्रेगनेंसी। तो जेस्टेशन पीरियड आता है विच इज़ द 9 मंथ का पीरियड, 9 महीने का जो पीरियड होता है दैट इज़ द जेस्टेशन पीरियड, दैट इज़ द प्रेगनेंसी पीरियड। एंड फाइनली पार्चुरेशन होता है विच इज़ बर्थ, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जैसे डिलीवरी है एंड पार्चुरेशन है तो पी को आधा करें तो क्या बचेगा, डी, डिलीवरी। तो पार्चुरेशन इज़ बेसिकली डिलीवरी। अब हम बात करें चेंजेस इन गैमीट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब होगी तब क्या क्या चेंजेस होंगे, उससे पहले हम बात करेंगे कि गैमीट्स कौन कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। तो कोइटस के टाइम पे क्या होता है, सीमन रिलीज होता है फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय द पीनिस इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द वजाइना। तो कहाँ पे रिलीज करेगा, सिक्रीशंस इनटू द वजाइना बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज इंसेमिनेशन। नाउ स्पर्म ने अपना वजाइना में रिलीज़ किया एंड oocyte जो है वो रिलीज़ हो गया इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। नाउ स्पर्म्स जो होते हैं ये स्विम करते हैं थ्रू द सर्विक्स, मतलब यहाँ पे हमारा वजाइना है, ऊपर हमारा सर्विक्स है, दिस इज़ द सर्विक्स। सर्विक्स में ये ट्रैवल किए, यहाँ पे रिलीज़ हुए, यहाँ पे ट्रैवल किए सर्विक्स के थ्रू और ये हमारे ऊपर यूट्रस को एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे ये एंटर कर गए। oocyte में का क्या हो रहा है, ओवम का ये कैप्चर कर लिया जाता है, ओवरी रिलीज़ करेगी बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फिम्ब्रिए थे। एंड फाइनली ये कहाँ पे जाएगा, इनफंडिब्यूलम में। इनफंडिब्यूलम से हमारे पास कहाँ पे जाएगा, एम्पुला में। एम्पुला में पहुँचा, इनफंडिब्यूलम में पहुंचा, इनफंडिब्यूलम जो फनल शेप था एंड फाइनली हमारे पास एम्पुला में पहुंचा। ये भी हमारे पास यूट्रस में पहुंच के बाद में एम्पुला में पहुंचा। तो फाइनली यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। एम्पुला इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होती है जिसको हम सिनगैमी भी बोल देते हैं या फिर जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, विच इज़ अ वाइटल इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो रिप्रोडक्शन भी कैसे होगी, ऑब्वियसली नया बेबी नहीं बन पाएगा। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर, एनसीईआरटी मेंशन करती है, इफ़ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। क्या फ़ायदा, अगर अकेला मेल गैमेट पहुंच गया तो भी फ़ायदा नहीं, अगर अकेला फीमेल गैमेट पहुंचा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली एक टाइम पे आने चाहिए। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसीलिए जितनी भी कॉपुलेशन, सारी कॉपुलेशंस या सारे कोइटस जो होते हैं दे डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि हर बार सेम इवेंट नहीं हो रहा होता। ओव्यूलेशन 14th डे के अराउंड ही होता है, तो जो हमारी प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो भी अराउंड 12 to 17 डेज़ के अराउंड ही रहता है, जिसके कारण काफ़ी प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो नहीं कंसीव हो पाती, ठीक है। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ेंगे कि अगर हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कोइटस या इंटरकोर्स है उसको हम ना कंसिडर करें, ना करें तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती। दिस इज़ अ नेचुरल बैरियर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। देन आता है 11th पॉइंट विच इज़ द चेंजेस इन गैमीट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नाउ हमने देख लिया कि कैसे क्या पाथ फॉलो किया, कैसे कैसे वो पहुँचे। अब फाइनली फर्टिलाइजेशन होगी। अब गैमीट्स में क्या क्या हो रहा था जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। अब स्पर्म पहुँचा एग के पास, ठीक है। स्पर्म के ऊपर क्या था, एक्रोसोम था, ऊपर हेड लाइक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द स्पर्म जो कि एंट्री ऑफ द स्पर्म करवाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte के साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या गया, स्पर्म का हेड गया, ठीक है। तो स्पर्म के ऊपर क्या था, एक्रोसोम था, ये एंटर किया एंड इसने क्या किया, जोना पेल्यूसिडा जो हमारे पास ए सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी उसको पास करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके ये कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में गया। अब जोना पेल्यूसिडा में कुछ चेंजेस होते हैं जिनके कारण क्या होता है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है ये कुछ ऐसे चेंजेस करती है कि एक स्पर्म अगर एंटर कर गया तो और ना कर पाए, क्योंकि पॉलीस्पर्मी हमको क्या करनी है, प्रिवेंट करनी है। हम चाहते हैं सिर्फ एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर पाए एग को, ताकि सिर्फ एक बेबी बने। तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स एंड इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। अब फर्टिलाइजेशन हो गई इंड्यूसिंग। अब जैसे ही स्पर्म एग के साइटोप्लाज्म से मिला तो साइटोप्लाज्म मिलते ही क्या हुआ, मियोसिस 2 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट होगी एंड सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम या ऊटेड में बदल जाता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बना देता है। ये साइटोप्लाज्मिकली अगेन अनइक्वल सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है। अगेन जैसे हमने उसमें बोला था कि हमारे पास यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रही है, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म ओवम में रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि न्यूट्रिशन पड़ा रहे। देन
ये जो सेकंड पोलर बॉडी है ये कहाँ पे रिलीज़ होगी? इन द पेरीविटलिन स्पेस। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा ओवम है, एग है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज़ द जोना पेल्यूसिडा। इस बीच वाली स्पेस को मैं पेरीविटलिन स्पेस कह देती हूँ, जो कि खाली स्पेस होती है। इसके अंदर हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी रिलीज़ हो जाती है। ये ओवम है हमारे पास। नाउ ये ओवम और जो स्पर्म है, इनका जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज़ कर जाता है एंड फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, विच इज़ डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब जाइगोट जो है एनसीईआरटी क्या कहती है? इसको एक वाइटल लिंक मेंशन करती है, जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, ताकि एक स्पीशी अगर ह्यूमंस है, अगर हम उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि ह्यूमंस चलते रहे, है ना, तो हमको जाइगोट इज़ द लिंक, क्योंकि एक इंसान से दूसरा इंसान कैसे बन रहा है? जाइगोट से ही बन रहा है। तो दिस इज़ द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। नाउ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज, मतलब जब जाइगोट बन रहा है, जब फ्यूजन हो रहा है, तो सेक्स इस टाइम पे डिसाइड होगा, क्योंकि स्पर्म अगर एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है तो ऑब्वियसली बेबी गर्ल होगी, और अगर स्पर्म वाई कैरी कर रहा है तो जाइगोट जो बना है वो एक मेल का होगा, जाइगोट। सो हियर इट इज़ डिसाइडेड जाइगोट की स्टेज पे। सेक्स ऑफ बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय द फादर। कैसे? ना फीमेल्स में क्रोमोसोम पैटर्न ही ह्यूमंस में जो होता है, मेल्स में हेट्रोगैमेटी देखी जाती है, मतलब कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, वो दो फॉर्म्स में होते हैं मेल्स में, बट फीमेल्स में दोनों को दोनों सेम होते हैं। तो फीमेल्स डिसाइड ही नहीं कर सकती उनमें से कौन सा ओवम में जा रहा है। तो मेल्स में क्या होता है? या तो 50% में एक्स होता है, 50% में वाई होता है। तो 50% मेल स्पर्म्स में एक्स गैमीट होता है और 50% मेल स्पर्म्स में वाई गैमीट होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी में तो पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है, छोटा सा बना देते हैं कुछ तो ऐसा अजीब सा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वाई है। तो अगर हमने स्पर्म बनाना है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में, ये एक पेयर में प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अगर मैंने इनको इनहेरिट करना है तो स्पर्म में क्या होगा? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। तो या तो स्पर्म जो होगा वो एक्स कैरी करेगा या फिर ये वाई सा कैरी करेगा, छोटा सा। तो 50% जो होते हैं उनमें एक्स जाता है और 50% में वाई जाता है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया से, जब हमारे पास स्पर्म्स बने होते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो 50% मेल्स गैमीट्स कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड 50% कैरी वाई क्रोमोसोम। नाउ अगर हमारे पास जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या देखा जाएगा कि 50% फीमेल होने के चांसेस है, 50% मेल होने के चांसेस है। तो जाइगोट वुड कैरी आइदर एक्स और एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइजेस द ओवम। बेसिकली मेल पे कैरी करता है एंड जाइगोट जो होता है दैट वुड कैरी या फिर एक्स या फिर एक्स वाई, जो कि डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर रहा है। तो देन आता है डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। जाइगोट बन गया, अब हम उसकी डेवलपमेंट स्टडी करते हैं। एवरी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगिनस लाइफ एज अ सिंगल सेल। हम सब ने लाइफ जो है वो सिंगल सेल से शुरू की है, दैट इज़ द जाइगोट। और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो होती है ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, तो जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो का बनना। ड्यूरिंग एम्ब्रायो, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो जाइगोट जो होता है वो बहुत सारी सेल डिविजन्स करता है और सेल डिफरेंशिएशन, मतलब सेल डिवीजन भी कर रहा है और वो मेच्योर भी हो रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बन रहा है। नाउ क्लीवेज स्टार्ट्स एज जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस टू द यूट्रस। नाउ हमारे पास यहाँ पे इस्थमस था विच वॉज द नैरो पार्ट, ठीक है। देन यहाँ पे एम्पुला था, यहाँ पे इनफंडिबुलम था जहाँ पे फिम्ब्री लगे हुए थे। तो इस्थमस से जब यहाँ पे हमारे पास जाइगोट बना, जाइगोट इस्थमस से ट्रैवल करके कहाँ पे जा रहा है? यूट्रस। तो यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज क्या होती है? डिवीजन। क्लीवेज इज बेसिकली डिवीजन। क्लीवेज स्टार्ट्स, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है जब जाइगोट मूव करता है फ्रॉम द इस्थमस टू द यूट्रस, ठीक है। नाउ डॉटर फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। डॉटर्स फॉर्म्ड जो होती हैं क्लीवेज के बाद, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल का जाइगोट है, ये 2 सेल्स में बना तो दीज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ये 4 सेल्स में बना, दीज आर ऑल्सो ब्लास्टोमियर्स। तो डॉटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। तो हमारे पास एक सेल का जाइगोट था, ये 2 सेल्स में बना, देनी है 4 सेल्स में बना, देनी है 8 to 16 सेल की स्टेज पे आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोर्यूला। तो हमको ये याद रखना है MBG, ठीक है। यानी मॉनिक याद रखना है MBG। M फॉर मोर्यूला, B फॉर ब्लास्टोसिस्ट, G फॉर ग्रास्टुला, ठीक है। तो होता क्या है? 8 to 16 लेयर सेल्स वाली 8 to 16 सेल्स, कौन से सेल्स? ब्लास्टोमियर्स, डॉटर सेल्स, है ना। तो ब्लास्टोमियर्स जब हमारे पास 8 से 16 हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोर्यूला। क्या बोलेंगे? मोर्यूला। देन वो क्या बन जाता है? उसके ऊपर जितने भी सेल्स अगर होंगे 16 से ज़्यादा तो मैं उसको क्या बोलूँगी? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नाउ ब्लास्टोसिस्ट जब बनेगा तो बेसिकली मोर्यूला जब डिफ्रेंशिएट कर जाता है, ठीक है। मोर्यूला जब और ज़्यादा हमारे पास डिवीजन कर जाता है, फिर
हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट और एक इनर सेल मास। जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट है इसमें क्या होता है, इसमें ब्लास्टोमियर जो होते हैं ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे यूट्रस का वॉल होगा, ठीक है, तो यूट्रस के वॉल के अंदर एक एंडोमेट्रियम था, तो उस एंडोमेट्रियम से ये क्या हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है। और जो इनर सेल मास होता है ये तीनों की तीनों जर्म लेयर्स बना देता है। कौन सी, आउटर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हम जो ह्यूमंस हैं ना, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में हैं, तो हमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जो हम देखेंगे सिंपल एनिमल्स हैं उनमें 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो ये भी हम स्टडी करेंगे एनिमल किंगडम में। बट ह्यूमंस में 3 जर्म लेयर्स हैं, और तीनों की तीनों कौन बना रहे हैं हमारे पास, इनर सेल मास, ठीक है। और अटैचमेंट के बाद क्या हुआ, जैसे एंडोमेट्रियम से अटैच हुआ, ठीक है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट, तो यूट्रीन के जो सेल्स होते हैं, यूट्रस के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर देते हैं ताकि इस ब्लास्टोसिस्ट को ये पूरा कवर कर लें और इसको पूरा एम्बेड अपने अंदर एम्बेड कर लें। सॉरी, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम इज इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट जब एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, इम्प्लांटेशन, विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो दिस इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। इनर सेल मास में कुछ सर्टन सेल्स होते हैं जो कि जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स बेसिकली ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ही सेल से अपना दिमाग का सेल बना रही हूँ, एक ही सेल से मैं अपना हार्ट का सेल बना रही हूँ, एक ही सेल से मैं अपना स्केलेटल मसल का सेल बना रही हूँ, एक ही सेल से मैं अपना हाथ के सेल बना रही हूँ, स्किन का, एपिडर्मिस का सेल बना रही हूँ, तो वो जो सेल है वो कितने टाइप के सेल बना रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शन के। तो दैट इज़ वाई इट इज टर्म्ड एज स्टेम सेल। स्टेम मतलब कि हमारा जो कि जिसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो इन सेल्स को मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि इनर सेल मास से ही हमारी पूरी बॉडी बन रही है, हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनके कुछ सेल्स को बोलती हूँ स्टेम सेल्स, जो कि एक्चुअल में हमारे पास डिवीजन करके पूरी बॉडी के सेल्स बनाएंगे। तो ये कहाँ पे होते हैं, इन द इनर सेल मास, ठीक है। जस्ट अ मिनट, या सो अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, तो अभी हमारे पास इम्प्लांटेशन होगी जिसमें हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हमारा पूरा का पूरा यूट्रस की कैविटी से सराउंड हो गया है। अब कैसे सराउंड हुआ है मैं दिखाई देती हूँ एक बार स्ट्रक्चर। हियर यू कैन सी, ऐसे सराउंड हो जाता है। दिस इज़ बेसिकली, ये पूरा का पूरा अंदर क्या था, एक ब्लास्टोसिस्ट था जो कि आगे जाके डेवलप होकर एक पूरा बेबी बना। एंड यहाँ पे ये जो है ये पूरा यूट्रस के टिश्यू से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे होता है। दिस इज़ द मोर्यूला, अर्ली मोर्यूला, 8 सेल्स का है जो। एंड फाइनली ये जो है ये जाते जाते यहाँ पे हमारे पास इम्प्लांट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। कौन इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज इम्प्लांट होती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक ब्लास्टोसील होती है, कैविटी, ठीक है, एक इनर सेल मास होता है और ट्रोफोब्लास्ट होता है। इनर सेल मास ही हमारा एम्ब्रियो बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या काम करता है, क्योंकि ये आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर क्या काम करती है, इंटरडिजिटेशन का काम करती है। मतलब कि ये हमारा आगे जाके ट्रोफोब्लास्ट जो है ये एंडोमेट्रियम से अटैच कर देगी। कैसे करेगी, बाय इंटरडिजिटेशन। वो हम देखते हैं कैसे होती है। चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो एम्ब्रियो या फीटस जो होता है इसमें क्या होता है, या हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट बना है ना, ये एम्ब्रियो बनाएगा आगे जाके। तो इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको मैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर जो हमारी आउटर लेयर है उसके ऊपर क्या आएंगी, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आएंगे जिनको मैं क्या बोल देती हूँ, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। विलाई हमको पता है वैसे भी हमारी इंटेस्टाइन में भी होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो नाम से ही पता चल रहा है कोरियोनिक मतलब कोरियन की लेयर की बनी हुई। एंड दीज आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। एंड हमारा मदर का जो यूट्रस का टिश्यू है विच इज़ द एंडोमेट्रियम, ये दोनों आपस में इंटरडिजिटेट, इंटर मतलब आपस में, डिजिटेट्स का मतलब, डिजिटेट हमारे जैसे फिंगर्स को हम डिजिट्स बोलते हैं, तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं बाय दिस थिंग। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरडिजिटेशन। तो इंटरडिजिटेट कर जाते हैं टू फॉर्म अ प्लेसेंटा। नाउ दिस प्लेसेंटा क्या होता है, ये प्लेसेंटा जो होता है दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द फीटस एंड मदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो या फिर फीटस एंड द मदर। तो एम्ब्रियो या फीटस और मदर के बीच का जो हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चर एक है प्लेसेंटा का इंटरडिजिटेशन से बना, और इसका फंक्शंस क्या क्या है वो हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर, ठीक है, जो कि सारा काम करवाता है कम्युनिकेशन का। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। प्लेसेंटा जो होता है ये ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है, जैसे जो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना, बेबी को भी वही रिक्वायरमेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाना, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाना, सब कुछ प्लेसेंटा कर रहा होता है। एंड इट इज़ एन एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू मतलब कि जो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस, अपने हार्मोनल सिक्रीशंस ब्लड में सिक्रीट करे, दैट इज़ एंडोक्राइन, ठीक है। इसमें कोई भी डक नहीं होती है, डायरेक्टली अपनी कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है जो कि डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज़ करवाते हैं, इन द बॉडी।
इन द ब्लड। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है HCG विच इज़ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। कोरियोनिक पता है, प्लेसेंटा से रिलेटेड कोरियोनिक विलाई हमारे बने थे, तो कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है। एंड HPL है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। जैसे IPL होता है वैसे ही HPL है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एंड HCG इज़ जैसे LCG होता है सिलेंडर, वैसे ही HCG तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HPL इज़ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, तो प्लेसेंटा रिलीज़ करवाएगा लैक्टोजन एंड प्लेसेंटा के जो कोरियोनिक विलाई हैं वो गोनाडोट्रोफिन रिलीज़ करेंगे। नाउ दीज आर द हार्मोन जिनके फंक्शंस नहीं करने, दीज आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, दीज आर बेसिकली एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे, तो एक्सक्लूसिवली ये कहाँ पे हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दीज आर प्रेगनेंसी हार्मोन्स एक्सक्लूसिवली। रिलैक्सिन होता है, रिलैक्सिन ओवरी सिक्रीट करवाती है, ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द, ये मतलब हमारा प्लेसेंटा तो सिक्रीट करवाता ही है बट ओवरी भी सिक्रीट करवाती है रिलैक्सिन को। कौन सिक्रीट करवा रहा था रिलैक्सिन को? कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। तो कॉर्पस ल्यूटियम इनहिबिन भी सिक्रीट करवा रहा था, रिलैक्सिन भी सिक्रीट करवा रहा था, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करवा रहा था, स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करवा रहा था। तो रिलैक्सिन सिक्रीट करवाता है। देन हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास हार्मोन्स वैसे सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, इवन विदाउट प्रेगनेंसी, जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनकी अमाउंट इंक्रीज़ कर दी जाती है बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जैसे कि हमारा प्लेसेंटा, तो इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग। क्यों इंक्रीज होती है इनकी ग्रोथ, इनकी सिक्रेशन? क्योंकि ये फीटस की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मदर में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, मदर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मदर को ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करनी पड़ेगी, तो उन सब चेंजेस के लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हमारी नाभि में होती है ना, नेवल में जो हमारी शुरू में जो कॉर्ड जुड़ी होती है, दैट इज़ जॉइंट टू आवर नेवल। एंड ये जो होती है, ये कॉर्ड जो होती है, ये हमारे मदर से जॉइन करती है हमको। दिस इज़ कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो से और एम्ब्रियो मतलब तक जो है हमारा प्लेसेंटा जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू द बेबी एंड द मदर बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा मदर का एंड एम्ब्रियो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जब डिलीवरी होती है तब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूनिट बाहर आता है और बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है दैट इज़ कट आउट, ताकि वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाए, क्योंकि तब वो इंडिपेंडेंट नहीं सर्वाइव कर रहा होता, ओनली आफ्टर बर्थ इट कैन। देन आता है जेस्टेशन पीरियड या फिर एक्चुअल प्रेगनेंसी का पीरियड, जिसमें हमको याद करना है कि कौन से मंथ में क्या क्या हो रहा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दीज आर द प्लेसेंटल विलाई। स्ट्रक्चर बता देती हूँ, जो कि कहाँ से बने हैं? कोरियोनिक विलाई, जिनको हम ट्रोफोब्लास्ट से बने हैं। दिस इज़ बेसिकली द कैविटी ऑफ द यूट्रस। यहाँ पे योक सैक है, दिस इज़ बेसिकली द योक सैक। ये छोटा सा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज़ द योक सैक। अगेन मैं दिखा देती हूँ। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ द योक सैक, क्योंकि अगर हम देखेंगे, इवन अगर हम एक एग लेंगे नॉर्मल हैन का, तो उसमें हमको देखेंगे यहाँ पे वाइट सब्सटेंस होती है, बीच में एक छोटा सा येलो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द योक सैक। साइड वाला जो होता है दैट इज़ एल्ब्यूमिन, ठीक है, एक प्रोटीन होता है, बट बेसिकली योक सैक यहाँ पे प्रेजेंट है। एम्ब्रियो हमारे पास प्रेजेंट है। एम्ब्रियो, दिस इज़ द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड ये अपनी नेवल से कनेक्टेड है टू द प्लेसेंटा बाय अ अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स। इसमें हमको नहीं याद करना कि क्या क्या चीज़ें हैं, नो नीड टू रिमेंबर दिस। यहाँ पे प्लग होता है म्यूकस का इन द सर्विक्स, जो कि प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जैसे ही ये प्लग आउट हुआ तो हमारा बेबी भी आउट हो जाता है, ठीक है। सो जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी का पीरियड, एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है? डॉग्स में हमको दी गई है 63 डेज़, कैट्स में भी अराउंड 63 डेज़, मतलब अराउंड 2 मंथ्स। एलिफेंट्स में अगर हम देखा जाए तो अराउंड 1.5 साल से 2 साल तक, मतलब ह्यूमन से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो 18 to 22 मंथ्स होती है एलिफेंट्स में प्रेगनेंसी का पीरियड, ह्यूमन्स में 9 मंथ्स, हमको सबको पता है। मेजर इवेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट मंथ या 4 वीक्स के एंड पे, 1 महीने में 4 वीक्स हैं और 3 महीने मिलाकर एक ट्राइमेस्टर बनाएंगे, तो टोटल में हमारे पास 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे प्रेगनेंसी के। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इवेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट मंथ के एंड पे हार्ट, दिल बन जाता है। सबसे पहले क्या बनेगा? दिल बनेगा। एंड साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड्स थ्रू स्टेथोस्कोप, तो हम हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप के थ्रू लिसन कर सकते हैं। देन सेकेंड मंथ के एंड पे विच इज़ 8 वीक्स, फीटस जो होता है उसके लिम्स और डिजिट्स, ठीक है, लिम्स मतलब हाथ पैर और डिजिट्स मतलब कि उंगलियां, ये सब बन जाती हैं, ठीक है। देन थर्ड मंथ के एंड पे, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे या 12th वीक के एंड पे हमारे पास क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, जिसकी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, ये सभी डेवलप हो जाते हैं
इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जो कि हमारे पास पीनस एंड हमारे पास फीमेल्स में क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा का पूरा, जिसमें मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब है, ठीक है। देन हमारे पास आता है सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें हमको 4th मंथ नहीं करना, 5th मंथ एनसीईआरटी मेंशन करती है कि 5th मंथ के एंड पे या 20 वीक्स जब हो जाते हैं तब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस इज नोटिस्ड, ठीक है। फीटस की सबसे पहली मूवमेंट जो हम बोलते हैं किक जो होती है वो हमको कब सुनाई देती है, 5th मंथ में। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, बालों जो सिर पे बाल हैं वो हमको थोड़े थोड़े धीरे धीरे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। देन 6th मंथ के एंड पे जो बॉडी है उसके ऊपर पूरे फाइन हेयर कवर कर लेती है वो पूरी की पूरी एपिडर्मिस को, ठीक है। छोटे छोटे बाल जो आम बाजुओं पे बाल होने चाहिए, लातों पे बाल होने चाहिए, ये सब छोटे छोटे फाइन हेयर जो होते हैं, बॉडी इज़ कवर्ड विद दैट। आईलिड्स जो होती हैं, दीज आर आर आईलिड्स, ये जो होती हैं पहले जुड़ी होती हैं, दीज सेपरेट, और आई बॉल्स हमारी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आई लैशेज़ जो होती हैं दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर आई लैशेज़ जो ब्लैक कलर के होते हैं, ये भी हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। लास्ट पे जो आता है 3rd ट्राइमेस्टर, तो उसमें हमको देखना है 9th मंथ के एंड पे 36 वीक्स जो होती है प्रेगनेंसी का पीरियड, उसके एंड पे हमको दिखता है कि फीटस जो होता है वो फुली डेवलप कर जाता है और रेडी होता है फॉर डिलीवरी। जेस्टेशन हो गया विच इज़ द प्रेगनेंसी, एंड लास्ट में होती है पार्चुरेशन विच इज़ डिफाइंड एज द डिलीवरी ऑफ द फीटस या फिर चाइल्ड बर्थ। सिग्नल कौन देता है डिलीवरी के लिए, क्योंकि तब तक बेबी पड़ा ही था, तो सिग्नल जो होता है दीज ओरिजिनेट फ्रॉम 2 थिंग्स। फर्स्ट इज़ द फुली डेवलप्ड फीटस, खुद बोलता है कि आई एम फुली डेवलप्ड, नाउ आई नीड टू बी टेकन आउट, मतलब अब टाइम है डिलीवरी का। एंड सेकेंड सिग्नल इज़ गिवन बाय द प्लेसेंटा इटसेल्फ, ठीक है। दीज बोथ गिव सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन जो कि लीड करते हैं टू माइल्ड यूट्रीन कंट्रैक्शंस। ब्रेन को सिग्नल जाएगा, जो हल्की हल्की यूट्रस की कंट्रैक्शंस होने लग जाएंगी, माइल्ड मतलब हल्की हल्की, जिनको हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। नाम से पता चला है फीटस के इजेक्ट होने का रिफ्लेक्स दिमाग में जनरेट हुआ, जो कि ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ। अब जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, ठीक है, मतलब फीटस ने अपनी इजेक्शन का रिफ्लेक्स दिया, तो ट्रिगर होता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मदर। तो हमारी मदर की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वहाँ से क्या रिलीज़ हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो जाएगा, जो कि एक हार्मोन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिलीवरी, फॉर द पार्चुरेशन। तो होता क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जो कि माइल्ड हल्की हल्की यूट्रीन कंट्रैक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर देगा और उनको चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा इनटू स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कंट्रैक्शंस, जो कि अगेन एक पॉजिटिव फीडबैक लूप देगा। यूट्रस जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और उसने यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट करवाया, यूट्रस ने और कॉन्ट्रैक्ट होकर और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करवाया, उसने और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की सिक्रीशन करवा रही है और उसको और इंक्रीज कर रही है, तो पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है, जो कि लीड कर जाता है टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल कौन सा था, सर्वाइकल कैनाल प्लस द वेजाइनल कैनाल। दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन फॉलोड बाय एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो बेबी भी बाहर एक्सपेल हो जाता है और प्लेसेंटा भी एक्सपेल हो जाता है। एंड ऑक्सीटोसिन जो कि डॉक्टर्स इंजेक्ट करते हैं टू इंड्यूस डिलीवरी, अगर ऑक्सीटोसिन मदर में कम है या फिर अगर हमको जल्दी डिलीवरी करवानी है, स्ट्रॉन्ग यूट्रीन कंट्रैक्शंस करवानी है, तो डॉक्टर्स भी इसको इंजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। तो ये कहाँ पे बनता है, बाय इट्स सोर्स ग्लैंड हाइपोथैलेमस बट रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बनता तो ये हाइपोथैलेमस में ही है, बट हाइपोथैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी से मतलब कनेक्टेड होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन खुद नहीं बनाती, सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ही बनाता है, जो कि एक डक्ट के थ्रू हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं और यहाँ से रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन बेसिकली। तो ये दो ही हार्मोन से क्रिएट करवाती है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि हमको याद करने हैं। चाइल्ड बर्थ इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो ये सारा जो था एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम था, मतलब दिमाग, न्यूरो एंड एंडोक्राइन मतलब हॉर्मोन्स, इनका ही सिस्टम था इन्वॉल्विंग। और कौन कौन से हॉर्मोन्स है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन होता है बेसिकली। अगर हमको हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी है तो हमको स्ट्रेस भी हो सकती है। ईस्ट्रोजन्स एंड ऑक्सीटोसिन, बेसिकली ये 3 हार्मोन्स हैं। CEO, ठीक है, CEO आप कंपनी के आप डिलीवरी करवा रहे हो, तो कॉर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन ये है। नाउ हम बात करते हैं मैमरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन की, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें बेबी डिलीवर हो गया, अब उसको क्या ज़रूरत है, उसको मिल्क की ज़रूरत है, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो हमारे 6 मंथ्स होते हैं उसमें बेबी को इंटेंस लैक्टेशन करवानी पड़ती है, उसको मदर के मिल्क पे फीड करवाना पड़ता है, कोलोस्ट्रम जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ और बहुत सारा अच्छा न्यूट्रिशन होता है। नाउ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स।
सारे फीमेल मैमल्स में क्या होता है, एक मेमोरी ग्लैंड होता है जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, जिनको हम ब्रेस्ट्स बोल देते हैं, दैट कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। तो उनमें कौन सी दो चीज़ें होती हैं, फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू मिल्क बनाएगा जो कि ग्लैंड है, एंड फैट जो होता है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बेबी वहीं से जो है मिल्क को सक आउट करेगा, तो दैट इज़ वाई फैट टिश्यू इज़ वेरी मच नीडेड। तो ये दो चीज़ें होती हैं, दीज आर डिवाइडेड। नाउ ग्लैंडुलर टिश्यू कैसे होता है, दिस इज़ डिवाइडेड इनटू मेमोरी लोब्स। एक ब्रेस्ट में कितने होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। ये मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी एल्वुलाई होती हैं, जिनको हम मेमोरी एल्वुलस कहते हैं, जिनके अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो ये सेल्स से ऐसे ऐसे लाइंड होते हैं, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि सिक्रीट करते हैं मिल्क को और स्टोर कर देते हैं अपनी ही कैविटी में। तो दे सिक्रीट एंड स्टोर मिल्क इन देयर ल्यूमन। तो ये हमारे पास आ गया एल्वुलस, तो इसकी ये जो ल्यूमन है इसके अंदर ये मिल्क को स्टोर कर लेगा, ठीक है। एंड फिर ये मेमोरी एल्वुलस जो है ये मेमोरी ट्यूब्यूल बनाएगा, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल बनाएगा, मिल्क यहाँ से जाएगा ट्यूब्यूल में, ये ट्यूब्यूल्स बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे हमारे पास, जॉइंट टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। तो ट्यूब्यूल ये टी सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, टी बना रहा है, टी मिलके हमारे इसने क्या बना लिया, हमारे पास डी डक्ट बना ली, बड़ी है थोड़ी सी, ट्यूब्यूल छोटा होता है, डक्ट बड़ी होती है, तो मेमोरी डक्ट बना ली। मेमोरी डक्ट जो है ये एक पॉइंट पे जाके थोड़ी सी फूल जाती है, जिसको हम एम्पुला बोल देते हैं, मतलब बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स जहाँ पे आके मिलेंगी, है ना, मोटी मोटी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास एक और बहुत ही फूला सा स्ट्रक्चर, जिसको मेमोरी एम्पुला बोल देते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे याद करेंगे, ए के बाद डी आता है, डी के बाद टी आता है, ठीक है, तो ऐसे ABCD में अगर हम देखें तो मेमोरी एम्पुला बन जाएगा, जो कि फाइनली एक लैक्टिफेरस डक्ट मतलब जो लास्ट डक्ट है, L फॉर लास्ट, L फॉर लैक्टिफेरस, तो लास्ट डक्ट है जहाँ से मिल्क एक्चुअल में सक आउट होता है थ्रू द निप्पल, ठीक है। और निप्पल के आसपास जो डार्कन्ड एरिया होता है, मतलब पूरा ब्रेस्ट तो होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्किन, बट जो सिर्फ डार्कन्ड एरिया होता है, जो डार्क कलर का एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड द एरियोलर टिश्यू, एरियोला, ठीक है। इसको मैं अगर हम दिखाऊँ मैं डायग्राम में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, हेयर इट इज़ गिवन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है मेमोरी लोब्स कौन कौन से हैं, ये पूरा एक मेमोरी लोब है, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक पूरा का पूरा मेमोरी लोब है। ऐसे कितने लोब्स हैं, 15 से 20 लोब्स हैं। कितने लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स 15 से 20। अगर मैं इसको पूरा बड़ा करके दिखाऊं तो इसमें क्या है, छोटे छोटे हमारे पास क्या है, मेमोरी एल्वुलस हैं, एक एक बादल जो है दैट इज़ मेमोरी एल्वुलस। ये जो मेमोरी एल्वुलाई होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके अंदर मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन ही इनकी फॉर्मेशन करवाता है। तो मिल्क ने सिक्रीट हुआ, यहाँ पे ल्यूमन में स्टोर हुआ, देन ये ट्यूब्यूल्स में जाता है, दिस इज़ द ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो होता है मेमोरी डक्ट में ओपन होता है, मेमोरी डक्ट आई, मेमोरी डक्ट जो है यहाँ पे बहुत सारी मिल जाती हैं, यहाँ पे एम्पुला बन जाता है जो कि स्टोरेज करता है अगेन मिल्क की, जहाँ पे भी फूली हुई चीज़ है, बेसिकली दैट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, ठीक है। एम्पुला स्टोरेज करता है, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ये निप्पल के थ्रू यहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे बहुत सारी लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, दिस इज़ द निप्पल, एंड यहाँ पे एक डार्कन्ड एरिया होता है, दिस इज़ द एरियोला, ठीक है, दिस इज़ द एरियोला। तो ये होता है बेसिकली हमारा मेमोरी ग्लैंड। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही ये डेवलप हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, एंड दे बिकम मिल्क सिक्रीटिंग, एंड दे सिक्रीट मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। बट ये सिक्रीट कब करेंगे, मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, दैट हेल्प्स मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। अब मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, जब शुरू में मिल्क प्रोड्यूस होता है लैक्टेशन के, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, कोलोस्ट्रम बोलती हूँ, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ये क्या काम करता है, छोटे छोटे डिसऑर्डर्स जैसे कि हमें जुकाम, खांसी, ये सब एक्यूट डिसऑर्डर्स हैं, A फॉर एक्यूट, ठीक है, तो इन डिसऑर्डर से हमको बचाता है। मेन A से और क्या है हमारे पास, एलर्जी, तो एलर्जी से भी हमको काइंड ऑफ प्रिवेंट करवाता है, तो बट मेन फंक्शन इसका एक्यूट डिसऑर्डर से ही हमको प्रिवेंट करना रहेगा। तो कोलोस्ट्रम होता है, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं विच आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप द रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़। रेजिस्टेंस किससे, रेजिस्टेंस डिजीज़ से, कौन सी डिजीज़ से, एक्यूट। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेमोरी ग्लैंड्स का भी डेवलपमेंट, एंड आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है, दिस इज़ अ लेंदी चैप्टर बिकॉज इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सारा डेवलपमेंट। एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज़ हार्डली अ चैप्टर ऑफ आधा घंटा या 45 मिनट्स, तो उसकी रिविजन जल्दी हो जाएगी। तो इस चैप्टर को अगर हमने 2-3 बार भी इस लेक्चर से कर लिया, उसके बाद इट बिकम्स वेरी ईजी बिकॉज आप खुद से रिविजन करोगे तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा इस चैप्टर को रिवाइज करने में। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।